क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि देखिए व्हिच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस एक तरीका था टू ब्रेक डाउन सब्सटेंसेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। अब कहता है, अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस का जो मेथड था ना बच्चों, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में हम ऐसे एक टैंक में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें बहुत डिटेल से एक्सप्लेन की थी आपको, ये सब कंप्लीट भी किया था हमने इन चीजों को। तो इसी तरह फिर हमने इसके अंदर ऐसे दो रॉड्स हम डिप करते थे और इधर से हम इसको एक बैटरी के साथ यूं कनेक्ट करते थे, लाइक दिस। ठीक है, सॉरी। तो अब इसको हम ऐसे बैटरी के साथ यूं कनेक्ट कर देते थे। अब ये जो, सॉरी ये नेगेटिव टर्मिनल कर लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। अब देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ रॉड कनेक्टेड है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। आपको ये बात याद है कि इलेक्ट्रोलाइट तो आपका ये नीचे जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है या जो भी, अब ये जो रॉड्स हैं इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। लेकिन अब याद है कि देखिए ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है ये इलेक्ट्रोलाइट में से एनाइंस को अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, नेगेटिव आयंस को। तो इसीलिए इसको हम एनोड कहते हैं, द इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट्स द एनाइंस। और ये जो नेगेटिवली चार्ज है इसको हम कैथोड कहते हैं, बिकॉज इट विल अट्रैक्ट ऑल द कैटाइंस। जो पॉजिटिव आयंस हैं, खुद सोचिए पॉजिटिव आयंस ही नेगेटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगी ना, पॉजिटिव आयंस कैटाइंस होती हैं, तो कैथोड उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं विच अट्रैक्ट्स कैटाइंस। अच्छा, अब एक चीज याद रखने के काबिल बात थी कि देखिए एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट में तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ये तो फ्रीली मूविंग आयंस की वजह से होती है। मैं जरा आपको ऐसे रिकॉल दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइट में फ्रीली मूविंग आयंस पड़ी हुई होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पड़े हुए होते। लेकिन ये जो वायर में इलेक्ट्रिसिटी वायर में मूव करती है, अब देखो मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी कि ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इस रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, तभी तो इस पे देखो ना पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से लूज होते हैं दे स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स इधर से इस रॉड की तरफ। तो बेसिकली वायर के अंदर मूवमेंट होती है, करंट की मूवमेंट वायर में जो है इट इज ड्यू टू द फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा कि वायर के अंदर जो करंट मूव होता है दिस इज ड्यू टू द फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो करंट मूव होता है दैट इज ड्यू टू द फ्रीली मूविंग आयंस। अब ये बात जरा आप समझो, कहता है इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट के लफ्ज से समझ आ गई कि ये तो गलत बात कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, आयंस मूव करती हैं। तो ए ऑप्शन तो गलत। इसी तरह कहता है इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द एक्सटर्नल सर्किट टुवर्ड्स द कैथोड। बिल्कुल सही बात है कि देखिए इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल वायर्स में मूव करते हैं यहां से। तो असल में देखिए इसकी इंटरनल लॉजिक मैंने आपको क्या बताई थी कि इस एनोड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, कि बेसिकली ये एनोड अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और वही लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स यहां से दौड़ते हैं टुवर्ड्स द कैथोड। तो कैथोड पे जब वो इलेक्ट्रॉन्स आके जमा होते जाएंगे, तो देखिए ना जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें आके डिपॉजिट होते जाएंगे तो खुद सोचो क्या इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। इस तरह ये कैथोड एनोड बनते हैं। तो रिमेंबर हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है दैट इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक्सटर्नल सर्किट में इस डायरेक्शन में होती है, यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कैथोड पे आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रॉड आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इस रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो जाहिर है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ये इलेक्ट्रोलाइट में से एनाइंस को अपनी तरफ खींच सकेगा, इसीलिए एनोड बन गया। और ये रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स आके जमा हुए हैं ना एक्सटर्नल सर्किट में, तो ये कैथोड बन गया और अब ये कैटाइंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बस ये जहन में रखें कि इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली मूविंग आयंस की वजह से है और इलेक्ट्रॉन्स एनोड से टुवर्ड्स कैथोड ट्रैवल करते हैं हमेशा। ठीक है, ये बात लॉजिकली सारी समझाई हुई है आपको। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द एक्सटर्नल सर्किट टुवर्ड्स द कैथोड, तो बात तो बिल्कुल सही लग रही है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से मूव करके टुवर्ड्स द कैथोड जाके इधर जमा हो गए।
तो अब ये बात मुझे तो चलिए वैसे बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन आगे देखते हैं कोई मे बी उससे बेहतर ऑप्शन मिल जाए। देखो ये ना किया करो एमसीक्यू में कि आंसर मिले तो बाकियों को हम देखें ही ना, हर ऑप्शन का एक्सेप्ट रिजेक्ट की लॉजिक देखो। फिर कहता है नेगेटिव आयंस मूव इन द एक्सटर्नल सर्किट। देखिए एक्सटर्नल सर्किट यानी वायर्स, इनमें आयंस मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया था, ये तो कॉन्सेप्ट आपको भी पता है। तो सी वाली बात तो बिल्कुल गलत है कि आयंस जो हैं वो मूव नहीं करते एक्सटर्नल सर्किट में। अब वो कह रहा है कि पॉजिटिव आयंस मूव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टुवर्ड्स द एनोड। अब देखो एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज रॉड, तो पॉजिटिव आयंस कैसे मूव कर सकते हैं? बात तो यहां तक ठीक है कि पॉजिटिव आयंस मूव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ये बात इधर तक ठीक है, बट टुवर्ड्स द एनोड मूव नहीं करते। पॉजिटिव आयंस जिनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयंस जिनको हम कैटाइंस कहते हैं, याद रखिए वो दे डोंट मूव टुवर्ड्स द एनोड। देखिए ना, आपको पता है कि पॉजिटिव आयंस जो इस इलेक्ट्रोलाइट में पड़े हुए हैं, ये तो इधर से मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी एनो कैथोड की तरफ मूव करेंगे ना। तो वो तो कह रहे दे मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो इस वजह से ये वाली बात डी भी बिल्कुल गलत है। तो ए सी डी तो पर बिल्कुल गलत बातें हैं। तो बी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट बात, कि उसमें वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द एक्सटर्नल सर्किट टुवर्ड्स द कैथोड। तो हम ये कहेंगे कि टेंथ का बी ऑप्शन इस केस में इसका आंसर है। तो जरा देखिएगा कि टेंथ का बी ऑप्शन इसका जवाब यूं बनता है, aqueous copper to sulfate is electrolyzed using copper electrodes। देखो बच्चों, अब आपको ये बात बताई गई थी, ये पूरे दो केसेस याद है, कट कॉपी इस तरह डिस्कस हुए थे कि aqueous copper to sulfate वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है यूजिंग कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स। अब ये वो स्पेशल केस था कि जिसमें मैंने आपको क्या बताया था। देखिए मिसाल के तौर पे मैं जरा आपको इधर ये एक पूरी सिचुएशन यूं रिकॉल दे देता हूं अगेन, जैसे हम आदतन हर एक में इसमें कर रहे हैं। अब देखिए इधर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर टू सल्फेट है, CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन है। तो इसका मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर के आयंस होंगे और SO4 टू माइनस के आयंस होंगे, H1 पॉजिटिव आयंस होंगे और आपके पास OH नेगेटिव आयंस होंगे। याद है ना कि एक्वस कॉपर टू सल्फेट होगा तो इसमें एक तो इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर टू की आयंस होंगी, दूसरा इसमें सल्फेट आयंस होंगी SO4 टू माइनस, और एक्वस की वजह से इसमें H1 प्लस और OH1 माइनस की आयंस होंगी। तो मैंने इसमें आपको क्या कहा था कि इसमें आप इधर से ऐड कर दो दो इलेक्ट्रोड्स इस तरह से। सपोज ऐसे हमने दो इलेक्ट्रोड्स इसमें ऐड कर दी, तो अब यहां से अगर फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ले आए इसको, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन गया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गया। दिस बिकेम एनोड बिकॉज ये एनाइंस अट्रैक्ट करेगा, और ये बन गया आपका कैथोड। अब देखिए वो ये कह रहा है कि ये बात ध्यान में रखिए कि एक्वस कॉपर टू सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है यूजिंग कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स। तो कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स अगर आप यूज कर रहे हो तो एनोड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉपर एंड कैथोड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉपर। तो कैथोड एनोड दोनों कॉपर के ही बने हुए हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द कैथोड। हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द कैथोड, हमने कैथोड की इक्वेशन बतानी। तो आपको जब मैंने ये बताया था कि देखिए कैथोड की तरफ अब इसमें टाइप्स ऑफ आयंस हैं, Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 माइनस, एंड देन H1 पॉजिटिव और OH1 नेगेटिव। जब एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस हम करते थे तो रिमेंबर कैथोड पे तो हमेशा लेस रिएक्टिव कैटाइन ही डिपॉजिट होता है। तो अब अगर आप सीरीज देखें तो किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल careless zealous fishermen to sell place haddock and cod for mainly silver and gold। अब देखिए इसमें कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है और हाइड्रोजन जो है वो मोर रिएक्टिव है। अब आपको पता है कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट तो इन्हीं दोनों ने होना है, लेकिन अल्टीमेटली लेस रिएक्टिव वाला कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा। तो क्या ये जो कॉपर की आयंस हैं दीज आर लेस रिएक्टिव, ये जाकर इस कैथोड पे जमा होंगी। तो कैथोड पे जो रिएक्शन होता है, देखो मैं पहले अपनी नॉलेज से जरा इसका आंसर
आपको बता रहा हूं कि कैथोड पे कॉपर की आयंस जाके Cu2+। अब आपको स्टोरी याद है कि हमने क्या पढ़ा था कि 2+ का मतलब है कि ये आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस का थीम ये था कि आपने आयन को वापस बनाना है न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि जब ये 2+ का मतलब है ये 2 लूज करके बैठा हुआ है, तो हमने वही 2 लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स इसको वापस प्रोवाइड करने हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास सॉलिड का कॉपर। तो ये सॉलिड कॉपर एटम्स बन बन के रेडिश पिंक सॉलिड लेयर, याद है, कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। और वैसे रिकॉल, अब इसने तो खैर यही पूछा था, इसने तो यही कहा था व्हाट इज द हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द कैथोड। तो यही हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द कैथोड है। तो Cu2+, जरा देखिए Cu2+ इधर आ रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन्स, +2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस सॉलिड कॉपर। तो आंसर तो मुझे चले मिल गया अपना कि कैथोड पे होने वाला इक्वेशन 11th का डी बनता है। लेकिन वैसे अगर आपसे एनोड का पूछा होता, तो आपको ये बात याद आ रही है कि ये एक्वस कॉपर टू सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस है यूजिंग कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स। तो याद है अगर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते तो फिर तो यही रिएक्शन था कि कैथोड पे कॉपर का रेडिश पिंक लेयर जमा होती और एनोड पे OH जाके डिपॉजिट होता, अगर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते। बट जब ये कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद कैटाइन और एनोड एक ही मेटल का बना हो, देखो ये एनोड भी कॉपर का ही बना हुआ है और कैटाइन भी कॉपर ही है अंदर, तो फिर क्या बताया था कि अब इस तरह के केस में कि जब आप कॉपर टू सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर ही के इलेक्ट्रोड से कर रहे हो, तो कैथोड पे तो अभी भी कोई मसला नहीं, लेस रिएक्टिव कैटाइन जाके इस पे जमा हो जाएगा। लेकिन एनोड पे अब ना तो सल्फेट जमा होगा कॉपर इलेक्ट्रोड्स के केस में, ना OH जमा होगा, बल्कि ये एनोड, याद है, ये सॉलिड एनोड, इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग। तो एनोड का सॉलिड जो है डिसॉल्व कैसे होता है कि ये हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयंस बन बन के इलेक्ट्रोलाइट में आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीजें देखिए बहुत डिटेल से मैंने ड्यूरिंग क्लास आपको ये एक्सप्लेन भी की थी कि -2 इलेक्ट्रॉन्स को क्यों इस तरफ लाना बेस्ट है। तो ये तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज करते हुए एनोड की हाफ इक्वेशन बन जाएगी, और ये वाली इक्वेशन थी, सॉरी, दिस वन विल बी कैथोड की इक्वेशन। तो उसने तो खैर हमसे इस सवाल में सिर्फ ये पूछा था कि कैथोड पे क्या होगा। तो देखो ये एक्वस कॉपर टू सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और यूजिंग कॉपर ही इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों केसेस आपको पूरी तरह लिखवाए और समझाए गए थे। आई होप आपको ये जहन में है बात। तो 11th का डी ऑप्शन आंसर था। तो ये तो मैं चले सिर्फ एक आपको रिवीजन दे रहा था। तो 11th का जरा आप चेक कीजिए कि ये डी ऑप्शन इस केस में आपका आंसर बन। कहता है इन एक्सपेरिमेंट 1 aqueous copper to sulfate is electrolyzed using graphite electrodes। ठीक है, अब पहले एक्सपेरिमेंट में वो कहता है aqueous copper to sulfate is electrolyzed using graphite electrodes। आपको याद है बच्चों, जब आप aqueous copper to sulfate को ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो रिमेंबर दिस इज, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। डू यू रिमेंबर, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वाला केस है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वाले केस में आपको मैंने पूरा याद है केस 1 केस 2 करके बताया था, एक बार रिकॉल भी देखते जाओ इसका, कि वो कहता है कि इन एक्सपेरिमेंट 1 aqueous copper to sulfate is electrolyzed using graphite electrodes। अब एक्सपेरिमेंट 2 में कहता है aqueous copper to sulfate is electrolyzed using copper electrodes। तो मुझे ये बताओ कि एक्सपेरिमेंट 2 में कहता है कि aqueous copper to sulfate को इलेक्ट्रोलाइज किया गया यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स इस केस में रिमेंबर विल एक्ट एज रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। याद है ये वाला केस? यस। अब देखिए इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात आपने याद रखनी है कि ये दोनों केसेस अभी भी अपलोडेड है ऑन द चैनल, उसमें आप एक दफा क्विक सा रिव्यू भी कर लिया करो। देखो अगर मिसाल ये क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको बिल्कुल ही लग रहा है यार कि ये बात दिमाग से निकली हुई है,
तो कोई इशू नहीं, आपने रिवीजन शीट्स भी बनाई हुई हैं, नोट्स रजिस्टर्स भी अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स अभी तक अपलोडेड ही हैं, तो उनसे आप अगेन फायदा ले सकते हो। तो अब हम जरा देखते हैं जी, एक्सपेरिमेंट 1 में अगर एक्वस कॉपर टू सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज करना है यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, तो जरा आप ये देखिएगा कि एक्सपेरिमेंट 1 में हमारे पास टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे। एक्सपेरिमेंट 1 में जरा देखिए, कॉपर टू सल्फेट है तो इसमें कॉपर की एक्वस आयंस और सल्फेट की एक्वस आयंस, ठीक है, और एक्वस है तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। बाय द वे, दोनों में एक्वस कॉपर टू सल्फेट, एक्वस कॉपर टू सल्फेट ही है, याद है? तो एक्सपेरिमेंट 1 हो उसमें भी टाइप्स ऑफ आयंस यही होंगी, और एक्सपेरिमेंट 2 में भी टाइप्स ऑफ आयंस यही होंगी। तो मैं चले इनको इस तरह से इधर लिख लेता हूं कि एक्सपेरिमेंट 2 में भी टाइप्स ऑफ आयंस तो यही वाली हैं, कॉपर आयंस, सल्फेट आयंस, H आयंस एंड OH आयंस। अब देखिए ये सवाल पूरे कह लो इलेक्ट्रोलिसिस के उस केस का एक रिकॉल। तो टाइप्स ऑफ आयंस तो वही हैं, बट फर्क ये है कि जब आप ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज करोगे तो दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, यानी दे विल टेक प्लेस एट, यानी दे विल, दिस विल बी अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस वाला केस। तो अब जरा मुझे ये बताओ कि कैथोड पे क्या हो रहा है। देखिए कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। रिमेंबर, कैथोड उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं जो अट्रैक्ट करता है कैटाइंस को, तो जाहिर है इट हैज टू बी अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब याद है कि चूंकि ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस है, ये ग्रेफाइट के ही इलेक्ट्रोड्स यूज हो रहे हैं, तो नथिंग विल हैपन, एक्सेप्शनल वाला कोई काम नहीं है। कैथोड पे भी लेस रिएक्टिव कैटाइन और एनोड पे लेस रिएक्टिव एनाइन ये डिपॉजिट होगा। मुझे ये बताइए कि कॉपर आयंस और हाइड्रोजन आयंस में से रिएक्टिविटी सीरीज के मुताबिक क्या कॉपर लेस रिएक्टिव नहीं है? यस। देखिए ना, किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस जीलस फिशरमैन टू सेल प्लेस हेडॉक एंड कॉर्ड। तो हाइड्रोजन और कॉपर में से कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो देखिए इसमें होगा ये कि कैथोड पे तो कौन जाके डिपॉजिट होगा, कॉपर 2 प्लस की एक्वस आयंस। ये मैं अगेन रिकॉल दे रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, कॉपर 2 प्लस का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठा हो। अगर वही 2 लॉस्ट इलेक्ट्रॉन ये क्या कर ले, इसको हम गेन करवा लें, तो ये सॉलिड कॉपर जो है ये बन जाएगा, दिस विल बिकम सॉलिड कॉपर। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये आपके पास फर्ज कीजिए ऐसा करके यूं निकला। नाउ सिमिलरली एनोड क्या होगा? एनोड याद रखिए दिस विल बी द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये मैं अभी आपके सामने बच्चों एक्सपेरिमेंट 1 की बात कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट 1 में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रिपीट इसलिए ताकि रिकॉल हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो अब बताइए कि एनोड पे कौन जाएगा इनर्ट के केस में। अब देखो सल्फेट और हाइड्रो ऑक्साइड अट्रैक्ट तो दोनों होंगे टुवर्ड्स द एनोड। एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट्स द एनाइंस, तो उसको फिर पॉजिटिव होना चाहिए ना, तभी तो वो एनाइंस को अपनी तरफ खींचने के काबिल होगा। बट अट्रैक्ट तो ये दोनों हुए, सल्फेट एंड OH, बट डिपॉजिट कौन होगा? डिपॉजिट होगा इसमें OH और सल्फेट में कौन वाला? OH आयंस। अब देखिए व्हाट विल हैपन, OH आयंस आपने पढ़ा था, याद है? इसकी तो इक्वेशन डायरेक्ट भी हमने याद रखी थी कि रिमेंबर OH आयंस का ये 1 माइनस मींस इसने एक गेन किया हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस का थीम था कि आयंस को वापस न्यूट्रल एटम्स बनाना है, तो इसी में से वो इलेक्ट्रॉन लूज करवा के, याद है, इट यूज्ड टू फॉर्म O2 प्लस H2O, O2 गैस और H2O लिक्विड। यस। अब हमने ये देखा था कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये और एक ये 3 है, तो इस 1 ऑक्सीजन को आप इवन बनाओगे ऐसे लगा के,
तो अब गौर कीजिए, ये 2 और 2 कितने हो गए 4, और यहां से ये आ गए 4। अब मुझे ये बताओ कि ये 4 ऑक्सीजन और ये 2 और 2 4 हो गए। अब 4 हाइड्रोजन्स एंड 2 2s आर 4 हाइड्रोजन्स। एक OH एक लूज करता है, तो 4 OH विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे ये बताइए कि 4 OH विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब फाइनली इस -4 इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, अगर हम एरो के उस तरफ ले जाएं तो फाइनली ये शक्ल नहीं बनती थी। तो दिस वाज द एनोड की इक्वेशन 4OH। अब देखो, जिसको ये याद है अच्छी बात है, डायरेक्ट लिखो 4OH 1 माइनस एक्वस एरो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। तो अब आपके पास ये जब आ जाएगा ऐसे करके, तो मुझे ये बताइए कि कैथोड पे तो डिपॉजिट होगा सॉलिड कॉपर, रेडिश पिंक सॉलिड लेयर विल डिपॉजिट ऑन द कैथोड, याद है। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे देखिए ये H2O तो नीचे ही रहता है, ऑक्सीजन के गैस बबल्स दे विल डिपॉजिट या दे विल बी सीन रिलीजिंग ऑन द एनोड। लेकिन मुझे ये बताइए, अब एक्सपेरिमेंट 2, दिस इज एक्चुअली अ रिकॉल अगेन। अब एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट 2 में एक्वस कॉपर 2 सल्फेट को ही इलेक्ट्रोलाइज कर रहा है, लेकिन यूजिंग कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स। तो आपको याद है कि इसमें अब क्या होगा कि कैथोड पे तो कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है। याद है कि कैथोड पे अभी भी दोनों में से लेस रिएक्टिव कैटाइन विल डिपॉजिट। कॉपर 2 आयंस ये दो जो लूज किए हैं वो गेन करेगा, और सॉलिड कॉपर की लेयर आपको कैथोड पे डिपॉजिट होती भी नजर आएगी। लेकिन जब, याद आ रहा है कुछ, जब आप कॉपर 2 सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो और कॉपर ही के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहां एक बहुत स्पेशल बात हुआ करती थी। आपको कुछ याद आ रहा है कि एनोड पे अब क्या होगा कि देखिए, नाउ नीदर सल्फेट विल डिपॉजिट ऑन द एनोड, नीदर OH विल डिपॉजिट ऑन द एनोड, बल्कि द एनोड विल व्हाट, वो जो कॉपर का एनोड है, इट विल डिसॉल्व, ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। याद आया, यस, इट विल डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। नाउ सी, दोज ऑफ यू हु आर फीलिंग कि यार ये बात बिल्कुल ही भूल रही है या कुछ समझ में नहीं आई, तो अभी भी इसीलिए अब आपको देखिए उसका बड़ा फायदा समझ आएगा कि यू हैड दोज वीडियो लेक्चर्स थ्रू आउट, तो अब उनको रेफर किया जा सकता है फॉर अ क्विक रिकॉल। आपको याद है मैंने क्या बताया था कि जब भी जो कैटाइन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड द एनोड, cation in the electrolyte and the anode are made up of the same element, तो फिर उस केस में एनोड पे ना तो कोई सल्फेट डिपॉजिट होगा ना OH, बल्कि एनोड डिसॉल्व होकर इनटू द इलेक्ट्रोलाइट आना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रोड्स दोनों कॉपर ही के हैं, तो एनोड भी इसका मतलब है कॉपर ही का है, तो ये सॉलिड कॉपर का एनोड, अब तो देखो ये रिवर्स केस है ना, सॉलिड कॉपर है तो इसने डिसॉल्व होकर आयन बनना है, तो ये अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर की एक्वस आयंस बन के इनटू द इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। तो ये माइनस को उस तरफ ले जाएं एरो के, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉपर 2 की एक्वस आयंस, ठीक है। तो ये जो आपके पास इस तरह से कॉपर सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये कॉपर की एक्वस आयंस ऐसे ये बन जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये था कि उसने, खैर मैं तो आपको एक रिकॉल दे रहा हूं इस पूरे कॉन्सेप्ट का। तो ये वो एनोड का सॉलिड रॉड देखिए डिसॉल्व होके कॉपर की आयंस बनता जा। अच्छा, अब ये देखो, ये पूरा थॉरो टॉपिक था ये उस इलेक्ट्रोलिसिस में, केस 1 2 करके। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस में आपको याद है कि जब एक्वस कॉपर 2 सल्फेट
ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज करके हम करते हैं, तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस थी कि कैथोड पे एक रेडिश पिंक सॉलिड लेयर डिपॉजिट हो रही है और एनोड पे ऑक्सीजन के कलरलेस गैस बबल्स। लेकिन जब सोल्यूशन से कॉपर आयन निकल निकल के कैथोड पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो केस एक्सपेरिमेंट 1 में याद है वो थर्ड ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन will start fading and ultimately it will become colorless। जब सारे कॉपर आयंस कैथोड पे सॉलिड कॉपर एटम्स बन के डिपॉजिट होते जाएंगे, तो उसका ब्लू कलर जो है वो खत्म होता जाएगा और फाइनली कलरलेस हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट 1 में तो ये कहानी थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट 2 में क्या था? एक्सपेरिमेंट 2 में कैथोड पे तो आपको रेडिश पिंक सॉलिड कॉपर की लेयर बनती हुई नजर आएगी, बट एनोड पे नन ऑफ द एनाइंस विल डिपॉजिट। in fact the anode will start dissolving into the electrolyte। तो मुझे बताओ, अब कैथोड पे इलेक्ट्रोलाइट का एक कॉपर आयन जब कैथोड पे डिपॉजिट होगा, तो एनोड का एक सॉलिड एटम डिसॉल्व होके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नहीं आ जाएगा। याद है, ये बड़ा स्पेशल एक ऑब्जर्वेशन थी कि एक्सपेरिमेंट 2 में ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का कॉपर आयन तो कैथोड पे जमा होता जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट में से एक कॉपर आयन जब कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो फिर एनोड का एक एटम डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाएगा। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि फिर ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ब्लू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो सवाल ये था, अब जरा सुनिएगा, मुझे ये बताओ कि फाइनली अब देखो, ये तो एक रिकॉल आपको मिल गया, लेकिन लेट्स सी ये क्या कहता है। कहता है व्हिच स्टेटमेंट आइडेंटिफाइज अ हाफ इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इन एक्सपेरिमेंट 1। अब देखो, मैंने आपके सामने इसलिए ये सारी इक्वेशनें लिख दी हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट 1 द हाफ इक्वेशन फॉर एनोड इज 4OH एरो 2O2 2H2O। अब एक्सपेरिमेंट 1 में वाकई में देखिए हाफ इक्वेशन फॉर एनोड यही नहीं है। हाफ इक्वेशन फॉर एनोड एक्सपेरिमेंट 1 में यही वाली है। देखिए, बात तो मुझे वैसे बिल्कुल ठीक लग रही। 4OH नेगेटिव 4OH नेगेटिव, 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्डर इस प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, बस लिखी भी वो सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। O2 तो ये O2 है, और 2H2O 2H2O। तो यार ये तो बिल्कुल सही बात कर रहा है एक्सपेरिमेंट 1 में। चलो, मुझे वैसे जवाब तो यही लग रहा है, लेकिन इट डजंट मीन कि मैं ऑप्शन बी सी डी को देखूंगा नहीं। आई हैव टू सी ऑल द ऑप्शंस। नाउ सी, इन एक्सपेरिमेंट 1 the half equation for cathode reaction is 2H positive plus 2 electrons arrow H2। तो मुझे ये बताओ कि in experiment 1 the half equation for cathode reaction is 2H positive। तो देखिए, कैथोड पे एक्सपेरिमेंट 1 में इक्वेशन तो गलत नहीं है, कैथोड पे तो कॉपर को जाना चाहिए, तो ये तो क्लियर कट बी इज रॉन्ग। अब देखो, इसी तरह एक्सपेरिमेंट 2 में कहता है द हाफ इक्वेशन फॉर एनोड इज। अब देखो, एनोड पे कॉपर आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड कॉपर नहीं बन रही। एनोड तो डिसॉल्व हो रहा है, तो सॉलिड कॉपर के एटम्स विल डिसॉल्व एंड बिकम आयंस। तो ये बी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत नहीं है, ये उसका रिवर्स बता रहा है। यस, इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट द एनोड इज डिसॉल्विंग, so it means anode was a solid copper rod, it dissolved into aqueous ions like this। तो अब जरा सोचिए कि ऑप्शन डी में वो क्या कहता है कि इन एक्सपेरिमेंट 2 द हाफ इक्वेशन फॉर कैथोड रिएक्शन इज 4OH। अब देखो, कैथोड पे तो ये रिएक्शन नहीं हो रहा, एक्सपेरिमेंट 2 में कैथोड के ऊपर तो कॉपर आयंस डिपॉजिट हो रही हैं, कैथोड पे कोई रोला थ्रू आउट इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी इसने बिल्कुल उलट बात की हुई है, तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो नाइन्थ का बिल्कुल सही ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनना चाहिए। तो ये सारा ना एक तरह से रिकॉल मैंने आपको दिया, तो इसमें बाकी ऑब्जर्वेशंस भी देखिए रिवाइज हो गई हैं हमारी एक तरह से। तो नाइन्थ का ए ऑप्शन मैं बिल्कुल आपके साथ साथ ही चलिए देख रहा हूं, ताकि कोई ऐसा डाउट हमें भी ना रहे। टेंथ में कहता है कि which substance is not produced during the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride। अच्छा अब देखो बच्चों, कहता है which substance not electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride। अच्छा आपको याद है concentrated aqueous sodium chloride का इसमें टाइप्स ऑफ आयंस क्या होंगी? लेट मी गिव यू अ रिकॉल अगेन कि इसमें सोडियम की आयंस होंगी, इसमें क्लोराइड की आयंस होंगी, इसमें H पॉजिटिव की आयंस होंगी और इसमें OH नेगेटिव की आयंस होंगी। दीज आर द आयंस प्रेजेंट इन, बिल्कुल सही है, इसको ब्राइन भी कहते थे, याद है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaCl या सी वाटर, इसको ब्राइन का लफ्ज भी कहा जाता, बिल्कुल ठीक है, वही वाला केस। अब आपको याद है बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में क्या पढ़ा था कि कैथोड पे तो फिर भी लेस रिएक्टिव कैटाइन ही जाएगा। तो कैथोड पे तो देखिए व्हाट विल हैपन, अगेन इट्स रिकॉल, कि कैथोड पे अट्रैक्ट ये दोनों होंगे, बट डिपॉजिट लेस रिएक्टिव वाला आयन ही होता है। तो H पॉजिटिव का मतलब है इसने जो एक लूज किया हुआ है वो वापस इसे गेन कराएंगे और H का एटम बनेगा। बट सिंस दिस इज अ डायटोमिक वाला केस, तो याद है इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इस तरह से फाइनल इक्वेशन बन जाती है। बट एनोड पे क्या होगा? वैसे तो देखिए पूरी इलेक्ट्रोलिसिस में, रिमेंबर, less reactive cation will deposit at the cathode and less reactive anion will deposit at the anode. But in concentrated वाला केस, remember, cation तो अभी भी less reactive ही deposit होगा, बट anion वाला एक्सेप्शन था कि anion कौन सा होगा बोलो? anion मोर रिएक्टिव वाला होगा। तो एनोड पे जरा देखिएगा अब कि मोर रिएक्टिव यानी क्लोराइड ये डिपॉजिट होगा। तो Cl1 माइनस मींस इट हैज गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन, वही इसमें से लूज कराना है, तो इट विल फॉर्म अ Cl एटम। अब सिंस इट्स डायटोमिक, तो यहाँ पे 2 इधर 2 और इधर 2 लगेगा, बट इस -2 को याद है उठा के उस तरफ लिखना जरा बेहतर है, बट वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, बट बेहतर है कि इस तरह आपको बताई थी ये सारी बातें। तो आई होप यू रिमेंबर कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cl2 गैस ये आ जाएगा इसमें। अब मुझे ये बताओ कि आपके पास ये क्लोरीन गैस इधर आ गया ऐसे और हाइड्रोजन गैस ये आ गया ऐसे, तो कैथोड पे यू विल सी हाइड्रोजन गैस, एनोड पे यू विल सी क्लोरीन गैस। तो इसका मतलब है इस इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी, क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होगी। और याद है एक रिमेनिंग आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। देखो कैथोड पे ये हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रोलाइट से निकल के कैथोड पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस हो गए, और इलेक्ट्रोलाइट में से क्लोराइड आयंस निकल के एनोड पे क्लोरीन गैस की फॉर्म में निकल गए। तो पीछे क्या चीज बच गई? इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का एक्वस सोल्यूशन ही नहीं बचेगा। आपको वैसे भी याद है नोट लिखवाया गया था कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रायन व्हिच 3 essential products are produced? एक हाइड्रोजन गैस, एक क्लोरीन गैस और एक NaOH जो पीछे इलेक्ट्रोलाइट में याद है रिमेनिंग बच जाता है। तो इसमें 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, देखिए आपने ये नोट याद भी डायरेक्ट अगर रखा हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, और एनोड पे क्लोरीन गैस,
chlorine gas is produced at the anode and NaOH ये प्रोड्यूस करता है aqueous like this। तो इसका मतलब ये हुआ कि H2Cl2 और NaOH ये आ जाएगा ऐसे कर। तो ये तीन चीजें तो प्रोड्यूस होती हैं। वो कह रहा है विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड। देखो ये जरा सवाल गौर से पढ़ा करो, नहीं तो नॉर्मली बंदा पहला ऑप्शन देख के समझता है शायद वो प्रोड्यूस्ड की बात पूछ रहा है, जबकि वो कह रहा है कि विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, सोडियम ओनली इज नॉट प्रोड्यूस्ड। देखिए सोडियम जो है इस इलेक्ट्रोलिसिस में दिस इज नॉट प्रोड्यूस्ड, सोडियम नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो ऑप्शन सी सोडियम है। तो सोडियम इज नॉट प्रोड्यूस्ड, बाकी ये तीनों चीजें प्रोड्यूस होती हैं। तो 10th का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जरा देखिए 10th का सी ऑप्शन, इसमें ये आपका जवाब आ रहा। अब देखिए जरा मैं 28th वाले सवाल पे आपको बताऊं कि व्हाई इज क्रायोलाइट यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा बच्चों, अब आपको ये बात तो सबको देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का टॉपिक क्लियरली याद रहना चाहिए। अब क्रायोलाइट का आपको याद है कि इसमें क्रायोलाइट वाज एक्चुअली Na3, इसका पूरा नाम तो सोडियम क्रायोलाइट है ना, Na3AlF6 याद है, Na3AlF6 ये सोडियम क्रायोलाइट एक ऐसा मटेरियल है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में इस्तेमाल होता है। अच्छा लेट मी गिव यू अ क्विक रिकॉल ऑफ दिस होल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का जो एक पूरा प्रोसेस था। देखिए उससे आपको, ताकि थोड़ा सा चलें जरा बातें रिफ्रेश हो जाएं, जरा ये देखिएगा। नाउ ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि हम एक्सट्रैक्शन ऑफ, मैं चले आपको जरा इस तरह से रिकॉल देता हूँ कि देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हम कैसे करते थे। आप जब एल्यूमिनियम का मेटल इंडस्ट्रियली हासिल करते हो, अब देखिए एल्यूमिनियम का मेटल एक बड़ा काम का मेटल है, ये बहुत सारे कामों में यूज होता है, जैसे कि हाई पावर ट्रांसमिशन केबल्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स के लिए भी, और फूड कंटेनर्स के लिए, एयरक्राफ्ट बॉडीज के अंदर, ये सारे इसके बहुत लार्ज स्केल यूजेस हैं। स्पोर्ट्स आइटम्स जैसे टेनिस रैकेट्स वगैरह, बेसबॉल बैट्स वगैरह, तो हमने ये इस तरह से इसके यूजेस लिखे थे। बट एल्यूमिनियम का मेटल क्या रेडीमेड जमीन की क्रस्ट में मौजूद होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम जमीन में मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ बॉक्साइट। याद है, the ore from which aluminium is extracted, that ore is called bauxite। बॉक्साइट किसे कहते हो? बॉक्साइट कहते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस इंप्योरिटीज को। याद है, बॉक्साइट एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस इंप्योरिटीज को मिला के कहते हैं। अब देखिए एक बात जहन में रखें, ओर का मतलब ही क्या है? ओर कहते ही हम इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को है। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल का मतलब है कि वो मेटल अकेला नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम अलोन नहीं है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस इंप्योरिटीज, ये पूरी चीज, इसके जो बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं जमीन से, वो बेसिकली बॉक्साइट कहलाता। तो अब आपने ये समझा कि बॉक्साइट बेसिकली क्या चीज है। बॉक्साइट हम किसको कह रहे हैं? बॉक्साइट हम कह रहे हैं केमिकली इट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस इंप्योरिटीज। ठीक है जी। अब ये था पूरा बॉक्साइट ओर, इसमें से हमने अब एल्यूमिनियम को अलग करना है। तो आपको याद है कि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन अ स्टील टैंक। अब वो स्टील टैंक का पिक्चर आपने पूरा देखा था, मैंने आपको ये इस तरह से एक वो पिक्चर बना के बताई भी थी, आपको याद होगा कि, याद है, इस तरह से इसकी एक स्लोपिंग सरफेस यहाँ पे और यहाँ पे देयर इज एन ओपनिंग टाइप ऑफ अ थिंग। अब इधर शुरू में हम एक सॉलिड क्रस्ट हमने यहाँ लगाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, याद है, और उसमें हमने ऐसे वो एनोड के रॉड सपोज यूं डिप कर दिए इस तरह से। अब
ये जो इनर वॉल है दिस इज कोटेड विद ग्रेफाइट, याद है इनर वॉल इज कोटेड विद ग्रेफाइट, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं विद द नेगेटिव टर्मिनल, तो इट इज मेड एज द कैथोड। और ये जो ये वाला कोयले का या मिसाल ग्रेफाइट का या कार्बन का बना हुआ है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते थे, तो दिस यूज्ड टू बिकम द एनोड। ये याद है, ये एनोड बन जाता था। अब होता ये था कि इनिशियली आपके पास अंदर इधर क्या पड़ा होता था, इनिशियली इधर आप मिक्सचर ऑफ बॉक्साइट, मोल्टन बॉक्साइट डालते थे, और प्लस सोडियम क्रायोलाइट। याद है, यू यूज टू ऐड बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट। अब मुझे ये बताओ कि खाली बॉक्साइट को भी डालते तो एक्सट्रैक्शन तो हो जाती, प्रोसेस तो सही हो जाता, लेकिन क्रायोलाइट इसमें डालने का क्या मकसद होता था? अब क्रायोलाइट डालने का मकसद मैंने आपको बताया था कि देखिए, सोडियम क्रायोलाइट एक ऐसा सस्ता मटेरियल है कि जो नंबर वन इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। याद है, क्रायोलाइट जो है, सोडियम क्रायोलाइट, जिसको आप Na3Al F6 कहते हो, ये पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, मैं सिर्फ आपको जरा दोबारा रिकॉल्स दे रहा हूँ। इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट, और देखिए ये एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, यानी व्हाट डज इट डू, मींस इट डिसॉल्व्स बॉक्साइट इनटू इटसेल्फ। ये पूरा बॉक्साइट यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड पूरे को इट डिसॉल्व्स बॉक्साइट इनटू इटसेल्फ। सॉल्वेंट यही करता है ना कि वो अपने अंदर दूसरे सब्सटेंस को पूरी तरह डिसॉल्व करा लेता। अच्छा, इससे फिर फर्दर फायदा क्या होता है कि जो बॉक्साइट का, अब याद है बॉक्साइट का अकेला मेल्टिंग पॉइंट, सी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर बॉक्साइट इज 2300 डिग्री सेल्सियस, बट जब ये क्रायोलाइट उस बॉक्साइट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, तो वो क्रायोलाइट lowers the melting point of bauxite, not aluminium। पूरे बॉक्साइट का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फॉल करके 900 डिग्रीज पे आ जाता है, जिससे फिर हीटिंग की कॉस्ट और प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका असल फायदा ये था कि क्रायोलाइट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, सो इट डिसॉल्व्स बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड इनटू इटसेल्फ, नॉट जस्ट एल्युमिनियम इनटू इटसेल्फ। एंड जिससे क्या होता है फिर कि पूरे बॉक्साइट का यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का टेम्परेचर 2300 डिग्री से फॉल करके 900 डिग्री पे फॉल करके ये आ जाता है। याद है? तो अब वो ये कह रहा है कि देखो कि why is cryolite used in the extraction of aluminium by electrolysis? Because it dissolves the aluminium oxide। क्या ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व करता है? जवाब तो मुझे मिल गया, बिल्कुल सही जवाब है कि क्रायोलाइट अपने अंदर इसको डिसॉल्व करेगा। लेकिन चलो देखते हैं, शायद कोई इससे बेहतर ऑप्शन है, तो हम देख लेते हैं। कहता है इट प्रोटेक्ट्स द एनोड्स फ्रॉम कोरोजन। देखिए, एनोड्स तो इस प्रोसेस में आपने पढ़ा था, याद है कि हर थोड़ी देर बाद एनोड्स को रिप्लेस करते रहना पड़ता है, बिकॉज उस एनोड पे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है वो कार्बन को, एनोड ऑफ द कार्बन मेड एनोड जो है या ग्रेफाइट मेड एनोड को वो खाता चला जाता है, कार्बन मोनो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पैदा हो रही होती। तो क्रायोलाइट का इस बात से तो कोई ताल्लुक नहीं। इसके लिए देखिए, अगर आप वो पूरा प्रोसेस को एक दफा रिकॉल देंगे ना, तो आपको याद आएंगी बातें सारी, वैसे मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ। अब सी में कहता है इट चेंजेस बॉक्साइट टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट चेंजेस बॉक्साइट टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्या बॉक्साइट, देखिए बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है, देयर इज नो डिफरेंस। असल में केमिस्ट्री कोर्स में ना, इसमें वो बॉक्साइड को एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही मानता है, इम्प्योरिटीज का जिक्र ज्यादातर वो नहीं करता। बट हमसे पूछे तो हम बोलेंगे बॉक्साइड पूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस इम्प्योरिटीज है। बहरहाल वो कहता है इट चेंजेस बॉक्साइड टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बाय द वे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही तो क्या कहते हैं, बॉक्साइड कह रहे हैं। तो ये क्या बात हुई कि इट चेंजेस बॉक्साइड टू बॉक्साइड, तो ये बात तो नहीं करता, क्रायोलाइट डजंट डू दिस। अब देखो यहाँ पे ना डी वाला ऑप्शन, वैसे मुझे जरा बताइए कितने लोगों ने इसमें जल्दबाजी में डी वाली बात, क्योंकि जरा मेल्टिंग पॉइंट जरा याद रहने वाली बात है, कितनों ने डी को टिक मार दिया था? देखिए, चंद होंगे जिन्होंने डी को किया होगा, लेकिन ये जहन में रखो, इधर वो कह रहा है इट डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट, यहां तक तो ठीक है,
बट क्या एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट वो डिक्रीज करता है? नो। याद रखिए क्रायोलाइट पहला नंबर पे, तो ये बात जहन में रखना, मैंने पूरा एक प्रॉपर नोट लिखवाया है इसका, याद कि क्रायोलाइट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, मींस इट डिसॉल्व्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी बॉक्साइट इनटू इटसेल्फ, जिसकी वजह से द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द होल बॉक्साइट डिक्रीजेस फ्रॉम 2300 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस। यहां तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि जी इट डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ओनली। तो खाली एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट तो वो कम नहीं करता, वो तो पूरे बॉक्साइट का यानी पूरे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कम करता है। तो डी ऑप्शन इसलिए गलत। 10th वाले सवाल में कहता है द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कहता है जी द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अब आपको याद है बच्चों के कॉन्सेंट्रेशंस वाले केसेस में, कॉन्सेंट्रेटेड वाले केसेस में क्या आपका वो रूल था कि चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड हो, हमने पढ़ा था कि देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस हो, लेस रिएक्टिव कैटाइन is deposited on the cathode, less reactive anion is deposited on the anode। ठीक है, कैथोड पे भी लेस रिएक्टिव कैटाइन और एनोड पे भी लेस रिएक्टिव कैटाइन एनाइन सॉरी। सिर्फ याद है कि कॉन्सेंट्रेटेड वाले केसेस में कैटाइन अब भी लेस रिएक्टिव वाला ही डिपॉजिट होगा कैथोड पे, बट एनाइन जो है वो मोर रिएक्टिव वाला डिपॉजिट होता है। याद है कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस जो था, इसमें हमने एक बड़ी अहम बात पढ़ी थी कि कॉन्सेंट्रेटेड वाले सॉल्यूशंस में हमेशा याद रखिए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में कैथोड पे लेस रिएक्टिव कैटाइन ही जमा होगा, बट एनोड पे मोर रिएक्टिव एनाइन डिपॉजिट होता है। ये हमने एक रूल पढ़ा था, आपको इलेक्ट्रोलिसिस का याद होगा। तो अब उसने ये बात जब कही भी है तो कहता है कि जी अच्छा, अब देखिए इसमें उसने कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें एज इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, ये इलेक्ट्रोड 1 है, ये इलेक्ट्रोड 2 है। इधर कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, ये इलेक्ट्रोड 3 इलेक्ट्रोड 4 है। अच्छा, आप पहले जरा इलेक्ट्रोड्स की पहचान कर लें। आपको याद है बच्चों कि ये जो लॉन्गर टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव है और ये जो शॉर्टर टर्मिनल होता है ये नेगेटिव है। इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। जरा बताइएगा मुझे कि ये जो आपके पास ये नेगेटिव टर्मिनल है ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है ना, तो इसको क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रोड 2 कौन है बेसिकली, कैथोड है या एनोड है? बताइएगा जरा, इज दिस कैथोड या एनोड? तो देखिए ये आपके पास कैथोड है, ठीक है, दिस इज कैथोड एक्चुअली। तो ये आपके पास कैथोड है, तो कैथोड बेसिकली इस तरह से, तो देखिए ना ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इधर से कैटाइंस को ही अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये कैटाइंस को ही अट्रैक्ट करेगा, तो ये बेसिकली कैथोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड 2 इज एक्चुअली कैथोड और इलेक्ट्रोड 1 जो है दिस इज बेसिकली एनोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड 2 जो है वो कैथोड है, इलेक्ट्रोड 1 जो है वो एनोड। अब जरा देखिए जो ये वाला इलेक्ट्रोड 4 है, this electrode 4 is basically again a cathode and electrode 3 जो है ये basically एक एनोड है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने ये तो पहले पहचान इनकी कर ली कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमेशा कैथोड होता है, याद है, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड चूंकि एनाइंस को अट्रैक्ट करेगा तो ये एनोड होगा। तो इसी तरह से ये जो दूसरा सेटअप उसने लगाया हुआ है इसमें भी ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड है और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड ये एनोड है।
अब वो कहता है कि एट विच इलेक्ट्रोड्स इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। देखिए जी, सीधी सी बात है कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl में टाइप्स ऑफ आयंस क्या होंगी? H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अच्छा, आपको याद है, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड ही सही, उसमें पानी का पोर्शन कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो इसमें ये H आयंस और ये OH आयंस आएंगे। अच्छा, इसी तरह कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस, आपके पास ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड है, इसमें टाइप्स ऑफ आयंस आपके पास कौन कौन सी होंगी? H आयंस, सॉरी पहले जरा उसकी इलेक्ट्रोलाइट की लिख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड है तो इसमें एक सोडियम आयंस होंगी, क्लोराइड आयंस होंगी, सारी एक्वस फॉर्म की, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड ही सही, बट उसमें H आयंस और OH आयंस इसमें ऐसे मौजूद होंगे, ठीक है जी। तो H आयंस और OH आयंस ऐसे करके ये मौजूद होंगे। अच्छा, अब सवाल ये था कि देखिए, ये इसमें H आयंस और ये दिया हुआ है, और ये इसमें आपको इस तरह से उसने यूं दिया हुआ। तो अब क्वेश्चन ये था कि जी इसमें कैथोड पे उसने ये बोला ना कि एट विच इलेक्ट्रोड्स इज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। तो हाइड्रोजन तो कैथोड पे ही जाएगा ना, चाहे जो भी हो। कैटाइंस हमेशा कैथोड की तरफ ही जाती हैं, ठीक है। तो हमेशा रूल याद है ना कि लेस रिएक्टिव कैटाइन। अच्छा, अब इसमें तो दोनों ही हाइड्रोजन की कैटाइंस, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड 2 के ऊपर, देखिए कैथोड 2 जो है, इलेक्ट्रोड 2 जो है ये कैथोड है ना। तो इस केस में जो हाइड्रोजन है सारी की सारी, वो आपका इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होगी। तो आपको ये बात तो पता ना कि हाइड्रोजन आयंस जब इसकी इक्वेशन बनाते थे कि H आयंस जाके, ये जो एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज किया हुआ है, यही वो वापस उनको हम गेन करवा के इधर से H बनाएंगे। बट ये चूंकि डायटोमिक है तो ये इसका याद है 2 लग जाता है ऐसे करके। तो ये कैथोड पे इस रिएक्शन में होने वाला, कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि एक तो हाइड्रोजन गैस जो है इलेक्ट्रोड 2 पे जाके इधर जमा होगी, और अब ये भी तो कैथोड ही है ना। अब इसमें भी याद है कि आपको दोनों कैटाइंस में से लेस रिएक्टिव वाला कैटाइन जाके जमा होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के मुताबिक हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है ना। देखिए, किंग नेपच्यून इधर आता है, लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस ज़ीलस फिशरमैन टू सेल प्लेस हेडॉक। हाइड्रोजन जाके वो नीचे बेस पे आ, तो हाइड्रोजन इज अ लेस रिएक्टिव कैटाइन। तो हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस का उसूल था कि कैथोड पे लेस रिएक्टिव कैटाइन ये डिपॉजिट होती है। तो इसका मतलब है कि इस वाले केस में भी हाइड्रोजन गैस जाकर कहाँ डिपॉजिट होगी? कैथोड पे ना। तो देखिए, उसने कहा था कि एट विच इलेक्ट्रोड्स इज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी आपकी किन किन इलेक्ट्रोड्स पर जाकर? एक आपका ये इलेक्ट्रोड 2 पे और एक इलेक्ट्रोड 4 पे। तो 2 एंड 4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, ठीक है जी। तो 2 एंड 4 आपका ये बनता है, ठीक है। तो यहां तक क्लैरिटी है सबको? तो चलिए चेक करते हैं 10th का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो 10th का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11th में बच्चों कहता है द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। आपको याद है हमने 2 केसेस किए थे, ये वो एक्वस कॉपर 2 सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस का केस 1 है, जिसमें हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आपको याद था कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में फॉर एग्जांपल कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होंगे या ग्रेफाइट, ये एक ही बात है। कार्बन या ग्रेफाइट, ये एक ऑप्शन था, या दूसरा होता है प्लैटिनम। तो हमने इन दो की बात की थी कि एक्वस कॉपर 2 सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो ये इस तरह से होता है। अब वो कहता है कि which arrow shows the movement of electrons in this circuit? Which arrow shows the movement of electrons
इन दिस सर्किट। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुझे ये बताइए कि इधर नीचे तो आपने एक्वस कॉपर 2 सल्फेट लिया हुआ है एज इलेक्ट्रोलाइट। आपको याद है बच्चों कि जब इसको आप एज इलेक्ट्रोलाइट इधर नीचे लेते हो तो हमें पता है कि इसमें तो कॉपर की आयंस होंगी, सल्फेट की आयंस होंगी, एच आयंस होंगी और ओ एच आयंस होंगी, और सारी एक्वस आयंस है। ऑल ऑफ देम आर एक्वस इन नेचर। तो बात ये थी कि ये नीचे इलेक्ट्रोलाइट में देखिए सी और डी का एरो तो नहीं हो सकता। सी और डी का एरो इसलिए नहीं हो सकता कि उसने मूवमेंट ऑफ, ये वर्ड हाईलाइट करता हूं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट पूछा है। तो ये तो जो इलेक्ट्रोलाइट में एरो सी और डी है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो फ्रीली मूविंग आयंस होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट में तो फ्रीली मूविंग आयंस हैं, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा फ्रीली मूविंग आयंस होती हैं। तो आपने ये देखना है कि इस इलेक्ट्रोलाइट में अगर फ्रीली मूविंग आयंस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी वाला ऑप्शन तो फिलहाल नहीं हो सकता। तो हम ये देख लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर को होती है। देखिए ये पावर सप्लाई उसने दी हुई है, ये कैथोड है और ये एनोड है। आपको पता ना कि कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और एनोड जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का एरो आपको याद है कहाँ से कहाँ होता है। तो बेसिकली अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो मैं इस पावर सप्लाई को अगर थोड़ा सा ऐसे इलेबोरेट करूं तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा। देखिए ये थोड़ा लॉन्गर टर्मिनल है और ये शॉर्टर टर्मिनल। तो इसका मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है तो ये लॉन्गर वाला पॉजिटिव होगा और शॉर्टर वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो इस हिसाब से आप जरा बताइए कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आ गया। तो अगर ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल हो और ये नेगेटिव टर्मिनल हो तो इधर से देखिएगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है और ये नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है। तो सवाल ये कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपको याद है ना, ये तो अपने इलेक्ट्रॉनिक करंट में भी पड़ा हुआ है कि हमेशा वो नेगेटिव टर्मिनल से मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है बेसिकली किस वाले ऑप्शन से ये मैच करेगी। तो आपको ये समझ आया ना कि इसने कैथोड कहा था, तो कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो ये यहाँ से जाके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और ये अगर एनोड है यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो ये यहाँ से जाकर फिर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ। तो अब इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमेशा याद है नेगेटिव टर्मिनल से मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की बात की है ना उसने। देखिए सी और डी तो आपको मूवमेंट ऑफ आयंस, ये फ्रीली मूविंग आयंस का बता रहे, लेकिन ये बी वाला ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए इसमें। क्या ख्याल है कि देखिए ये जो बी वाला ऑप्शन है इसी में आप जरा देखिए कि ये इधर से इस एरो पे गौर करें कि ये एरो आपको नेगेटिव टर्मिनल से यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, यही वाला एरो आपको बता रहा है। तो 11th का वैसे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे भी बी ऑप्शन ही इसका उसने दिया हुआ, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की है। देखिए कोड वर्ड है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स अदर साइड। तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होगी। ए इसलिए नहीं हो सकता कि ए में तो पॉजिटिव टर्मिनल से तो नहीं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते ना। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका हम यहां से यूं मार्क कर लेते हैं कि ये आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 11th का बी ऑप्शन था। इफ यू चेक बैक तो सी 11th का इज बी ऑप्शन, ठीक है। 29th पे चलते हैं। कहता है कि प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक आर लिस्टेड। प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक आर लिस्टेड। नंबर 1 में कहता है हीट जिंक ऑक्साइड विद कार्बन। देखिए कहता है हीट जिंक ऑक्साइड विद कार्बन।
तो मुझे ये बताइए कि प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक आर लिस्टेड। ठीक है, प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक आर लिस्टेड। तो अब वो कहता है कि हीट जिंक ऑक्साइड विद कार्बन। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन से हीट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। कंडेंस जिंक वेपर, वेपराइज द जिंक एंड रोस्ट जिंक ओर इन एयर। अच्छा देखो, अब ये एक छोटी सी बात वो ऐसे अक्सर पूछ लेता है आपसे कि प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। अब देखो ये आपने ना सुनो, एक्सट्रैक्शन किसी भी मेटल की हो तो अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें पता है ना कि हमेशा एक्सट्रैक्शन सबसे पहले किस चीज से शुरू होती है, बताइए जरा। एक्सट्रैक्शन हमेशा ओर से स्टार्ट होती है। तो आप ये देखिए कि इसमें जो ओर से आपने एक्सट्रैक्शन शुरू करनी है, सबसे पहला काम देखिए, अब इसमें आपने सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस लगाना है। ये कोई प्रोसेस नहीं हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि कौन सा कोई प्रोसेस की बात हो रही है। ये जिंक को एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बात पता है कि हमेशा जमीन से एक्सट्रैक्ट की जाती है ओर। तो ये जो ओर ऑफ जिंक है, ठीक है, इस ओर ऑफ जिंक को सबसे पहले तो क्या किया गया होगा। देखिए इधर आप हीट जिंक ऑक्साइड विद कार्बन, कंडेंस जिंक वेपर, वेपराइज द जिंक, रोस्ट जिंक ओर इन एयर। तो सबसे पहला प्रोसेस कहां से स्टार्ट होना चाहिए। सी, किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन, आपने 3 मेटल्स की एक्सट्रैक्शन पड़ी हुई है, कॉपर की, एल्यूमिनियम की और आयरन की। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि पहले ओर से कहानी शुरू होती है। तो पहला स्टेप 4 आपने ये पहले करना कि रोस्ट द जिंक ओर इन एयर। रोस्ट द जिंक ओर इन एयर का मतलब है कि आपने उसको बर्न कराना है एक तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये प्रोसेस नंबर 4 करना चाहिए कि ओर से कहानी स्टार्ट होगी कि आपने उसको एयर में बर्न करवाया। तो ऑप्शन ए और डी तो गया, या तो आपका ये ऑप्शन बी है या सी है। तो सबसे पहले आपने स्टेप 1 जो है वो ये वाला होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होना चाहिए, आपका गैस क्या कहता है, व्हाट शुड बी द सेकंड स्टेप नाउ। देखिए आप जब जिंक ओर को एयर के साथ रिएक्ट करेंगे, मुझे जरा एक बात बताओ, आप जब जिंक ओर को एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक ओर एयर से रिएक्ट करने के बाद क्या चीज में कन्वर्ट होगा। हवा में मौजूद ऑक्सीजन जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगी तो जिंक ऑक्साइड नहीं बनेगा, क्या ख्याल, कुछ जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा ना। तो इसी जिंक ऑक्साइड को, तो आपने इसी जिंक ऑक्साइड को फिर कार्बन के साथ हीट करना। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 ये होना चाहिए। ठीक है, कि वो जो जिंक बना, देखो ना ये आपकी सिर्फ पता है वो कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं कि जिंक ओर से, जिंक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमेशा ओर से स्टार्ट होती है। तो स्टेप ये वाला पहले करेंगे। इस स्टेप 1 से जब आपके पास जिंक एयर में से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेगी, तो फिर इसी जिंक ऑक्साइड को आपने अब कार्बन से रिएक्ट करना। क्योंकि कार्बन उससे ऊपर है तो ये इधर से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और साथ आपके यहाँ पे जिंक आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेप 2 आपका ये वाला होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि देखिए जाहिर बात है कि आपने अब, तो अब तक कौन सा, देखिए वैसे तो इधर ही पता लग गया कि ये स्टेप 4 के बाद आपका स्टेप 1 होना चाहिए। तो 4 के बाद 1 होना चाहिए, तो इससे तो वैसे ही समझ आ गई हमें कि ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। तो ये तो कंफर्म स्टेप्स हैं कि पहले ये फिर उसके बाद ये। और अगर वैसे आपसे पूछूं कि फिर थर्ड स्टेप होना चाहिए ना कि आपने पहले जिंक को इसमें से जो आपने ये हासिल की, देखिए स्टेप 1 से आपके पास जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो गया। फिर इस स्टेप 2 से जिंक ऑक्साइड को जब आप कार्बन से रिएक्ट करवाओगे तो इधर आपके पास जिंक हासिल हो गया। ठीक है, फिर इस जिंक को उसने क्या करवाया कि जिंक को वेपराइज करा के प्योर जिंक निकाल दिया बाहर, और फिर उस जिंक वेपर को कंडेंस करके प्योर जिंक आपने हासिल कर लिया। तो ये 4132 ये स्टेप्स आपका सी वाला होना चाहिए। बहरहाल इसमें ऑप्शन अगर आपने देखनी थी तो पहला स्टेप ये था और इसके बाद फौरन आपने ये वाला स्टेप करना। तो 41 करके तो आगे तो देखो 41 का ऑप्शन तो इन्हीं दो में आ रहा, तो 4132 यही आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपने कॉमन सेंस से इसको सोचना था कि 29th का, जरा चेक करते हैं 29th का सी ही बनता है।
बिल्कुल ठीक है जी, 29 का सी ही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए। अब 10th में कहता है कि इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी वाज पास थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड aqueous sodium chloride and molten lead to bromide। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी वाज पास थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड aqueous sodium chloride and molten lead to bromide। तो दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। कहता है व्हाट वुड हैपन इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स। देखिए, आपको पता है कि इसमें कॉन्सेंट्रेटेड aqueous sodium chloride में, देखिए बातें तो वही सेम टू सेम बार बार रिपीट होती है, लेकिन चलो कभी क्या अंग्रेजी पूछेगा कभी क्या। तो आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, एच आयंस और OH आयंस है। और कहता है मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड। ठीक है जी। और ये मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड में जो आपकी टाइप्स ऑफ आयंस होंगी, चूंकि मोल्टन है तो इसमें बस सिर्फ Pb2 पॉजिटिव आयन होगी और ब्रोमाइड का Br1 नेगेटिव आयन लिक्विड फॉर्म में। तो इनमें तो ये सारे एक्वस हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस है ना। तो ये वही इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिकली एक रिकॉल इस तरह से आपको आ रहा है। तो वो कहता है कि इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी वाज पास्ड थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड aqueous सोडियम क्लोराइड एंड मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड। कहता है व्हाट वुड हैपन इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स। अ हैलोजन वुड बी फॉर्म्ड एट द एनोड। देखिए, इधर तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड aqueous में यहाँ पे हाइड्रोजन जाता है। ठीक है। कैथोड पे तो लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन जाएगा। अब मैं चलें इधर इसको जल्दी से इसके प्रोडक्ट्स लिख भी देता हूँ कि देखिए कैथोड पे ना, अब इन दोनों में से लेस रिएक्टिव यानी हाइड्रोजन जाएगा, तो जाहिर है फिर कैथोड पे प्रोडक्ट डायरेक्ट में लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और एनोड पे कौन होगा। देखिए, एनोड पे भी हमेशा लेस रिएक्टिव OH ही जाता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड हो तो फिर मोर रिएक्टिव जाता है। तो फिर सोचिए एनोड पे इस केस में तो क्लोरीन गैस बनेगी। याद है। अच्छा, इसी तरह से अब गौर कीजिएगा कि हमारे पास मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड में लेड जो है Pb2 प्लस, कैथोड पे तो लेड सॉलिड डिपॉजिट होगा और एनोड पे ब्रोमाइड से ब्रोमीन लिक्विड आएगा। तो फिर जाहिर है इस इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे तो लेड का सॉलिड जमा होगा और एनोड पे आपको ब्रोमाइड से ब्रोमीन लिक्विड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो खैर मकसद ये है कि कहता है हैलोजन वुड बी फॉर्म्ड एट द एनोड। बोथ एक्सपेरिमेंट्स में वाकई में देखिए, बोथ एक्सपेरिमेंट्स में एनोड पे हैलोजन ही बन रहा है। इस इलेक्ट्रोलिसिस में भी एनोड पे क्लोरीन गैस और इस इलेक्ट्रोलिसिस में भी एनोड पे ब्रोमीन गैस। तो अ हैलोजन वुड बी फॉर्म्ड एट द एनोड। दोनों पे हैलोजन फॉर्म होगा। बी में कहता है फिर कि अ मेटल वुड बी फॉर्म्ड एट द कैथोड। देखिए, इस इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे मेटल नहीं बन रहा, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम में। तो अब तक बात वैसे ए वाली तो सही लग रही है। बी देखते हैं कि बी में तो गलत बात है क्योंकि अ मेटल वुड बी फॉर्म्ड एट द कैथोड। चलो, इधर तो मेटल फॉर्म हो रहा है बट इस केस में तो कैथोड पे मेटल फॉर्म नहीं हो रहा। तो ये बी वाली बात इसलिए गलत है। सी में कहता है हाइड्रोजन वुड बी फॉर्म्ड एट द एनोड। बोथ में तो ऐसा नहीं हो रहा। अव्वल हाइड्रोजन बनता है कैथोड पे, तो इधर तो कैथोड पे लेड बन रहा है, इधर कैथोड पे हाइड्रोजन बन रहा है, तो एनोड पे हाइड्रोजन फॉर्म नहीं होगा। सी गलत है। डी में कहता है हाइड्रोजन वुड बी फॉर्म्ड एट द कैथोड। तो कैथोड पे तो इधर बन रहा है बट इस इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे तो हाइड्रोजन नहीं बन रहा। तो फिर डी वाली बात भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट करेक्ट आउट ऑफ ऑल दीज। तो 10th का ए ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। ठीक है। 10th का ए ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। 27th में देखिए कहता है कि एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। एल्यूमिनियम कहता है इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। Which equation represents the reaction that occurs at the anode during the electrolysis? तो देखिए, आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन है, अब देखिए आपको सवाल वही रिपीट होते हुए बार बार दिखेंगे कि ये एल्यूमिनियम था और इसमें क्रायोलाइट, सोडियम क्रायोलाइट डाला था हमने, तो ये
इस तरह से इसमें सब वो थी। कैथोड की तरफ अब अट्रैक्ट तो ये दोनों आयंस होंगे, एल्यूमिनियम आयंस और सोडियम भी, लेकिन एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव। तो एल्यूमिनियम आयंस 3+ का मतलब है 3 लूज किए में हैं, वही गेन करेगा। और ये एल्यूमिनियम का याद है लिक्विड फॉर्म होता है, जिसको हम बाहर टैप आउट करके फिर कूल डाउन करके सॉलिडिफाई करते हैं। और जो एनोड है, एनोड पे क्या होगा जरा ये देखिएगा। ऑक्साइड और फ्लोराइड में से ऑक्साइड आयंस जो हैं दे विल मूव, एंड ये माइनस जो 2 गेन किए हैं, तो ये ऑक्सीजन बनेगा। फिर चूंकि डायटोमिक है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। और फिर ये -4 को हम उस तरफ ले जाएंगे एरो के, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 गैस होगा। अब आपने सिंपली ये देखना है कि कैथोड एनोड पे, उसने कहा था कि कौन सा एनोड पे अकर हो। एनोड पे तो ऑक्सीजन जाएगा, तो 2O2 नेगेटिव लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2। तो कौन सा ऑप्शन बनता है ये देखिए, 2O2 नेगेटिव एरो O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बिल्कुल इस वाली हमारी एनोड की फॉर्मेशन से तो ये सी वाली इक्वेशन ही मैच नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सी वाला जो है 27th का सी विल बी आर, ये आ जाएगा इसमें। ठीक है जी, तो 27th का सी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। Electrolytes can be broken down by electrolysis. कहता है which rows are correct for each electrolyte. Which rows are correct for each electrolyte? अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट आपको उसने दिया हुआ है डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम ब्रोमाइड। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इसमें रिएक्शन है द कैथोड और उसका जो प्रोडक्ट है, तो वो उसने कहा है कि विच रोज आर करेक्ट फॉर ईच इलेक्ट्रोलाइट। तो अब देखिए ये ना आप कोशिश करें आप लोग कि आप डायरेक्ट ओरल थिंकिंग पे भी आपको बात समझ आनी शुरू हो, बजाय बार सारा कुछ हम लिखते जाएंगे। तो इसमें जरा आप ये देखिए पहले कि अगर डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड, तो कैथोड पे तो आपको पता है कि देखिए इसमें अब टाइप्स ऑफ आयंस जो हैं, मैं अगर इनमें लिखना शुरू करूं तो एक सोडियम आयन होगी, एक इसमें क्लोराइड आयन होगी, एक इसमें हाइड्रोजन आयन होगी, और एक इसमें OH आयन होगी। तो आप ये जरा देखिएगा कि अगर ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट एक्वस, तो फिर इसका मतलब है कि कैथोड पे लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन जाएगी। ठीक है, और ये वही 2H आयंस जो 2 लूज किए हुए हैं वही 2 गेन करेगा और H2 बनाएगा। और प्रोडक्ट एट द एनोड कौन होगा, चूंकि एक्वस है, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड तो नहीं है ना, तो डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड में हमेशा लेस रिएक्टिव कैटाइन कैथोड पे जाता है, लेस रिएक्टिव एनाइन एनोड पे जाता है। तो आपको याद है ना कि OH जो है वो भी जाकर अल्टीमेटली तो ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करता है। तो ये 1 वाला रो तो हमें दुरुस्त लग रहा है कि जो 10th का ऑप्शन है इसमें 1 तो ठीक है कि कैथोड पे आपका सोडियम और उसमें से लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन चला जाएगा, और एनोड पे OH जब डिपॉजिट होगा तो OH का आपको पता है ना इक्वेशन कैसे बनता था। चलिए अगर इसको मैं रिकॉल दूं आपको, तो OH आयन का मतलब था OH1 नेगेटिव, 1 माइनस का मतलब था जो इसने गेन किया हुआ है वही इससे हम लूज करवा देंगे, और एज अ रिजल्ट इसमें याद है ऑक्सीजन O2 प्लस H2O प्रोड्यूस होता है। अब इसमें बैलेंसिंग करनी है, तो आपको याद है ना कि इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 है, तो पहले इस ऑड अमाउंट को 2 बना दें। फिर क्या होगा कि इधर से ये आ जाएगा आपके पास 2 ऑक्सीजन ये, और 2 1 2 ये 4 हो गए। तो आप इधर 4 लगा दें। अब गौर करें कि इधर अगर एक OH 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 4 OH 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिए कि -4 इलेक्ट्रॉन उस पार जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बनेगा इस तरफ से 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 प्लस 2H2। अब जरा गौर कीजिए कि आपके पास जब इस तरह से ये आ रहा है तो एनोड के ऊपर जाहिर है ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस होगा। तो ये पहली रो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इसमें कैथोड पे यही वाला रिएक्शन है कि हाइड्रोजन जाने का, तो उसकी इक्वेशन बनाना आपको आती है, और एनोड पे ऑक्सीजन। जरा देखते हैं सेकंड वाला, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा अब गौर करिए कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H आयंस होंगी,
क्लोराइड आयंस होंगी, और फिर वही कॉन्सेंट्रेटेड ही सही, इसमें H आयंस पानी की वजह से और OH आयंस वो भी तो थोड़े से होंगे, बट कैथोड पे तो अब हाइड्रोजन ही जाएगा, तो ये वही 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। अब तक तो ये बिल्कुल सही है, बट एनोड पे चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो अब एनोड पे मोर रिएक्टिव एनाइन, अब OH लेस रिएक्टिव एनाइन नहीं जाएगा, मोर रिएक्टिव एनाइन जाएगा, तो ये इसका मतलब है कि क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्लोराइड आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब ये अगर क्लोराइड है तो ये क्या बनना चाहिए, सी दिस विल बी ऑप्शन, ये सेकंड वाली भी बिल्कुल सही है कि क्लोरीन गैस। तो जब क्लोराइड आयन जाएगा एनोड पे, सी यू ऑल नो कि क्लोराइड आयन 1- का मतलब है गेन किया हुआ है, वही इससे लूज कराना है, तो ये Cl बना देगा। अब चूंकि ये आपके पास वो है तो ये 2 डायटोमिक है, तो ये 2, ये 2 और ये Cl2, और फिर इस माइनस को सिर्फ हमें उस तरफ ले जाना होता है, तो ये हम कैसे ले जाएंगे, इसको यहाँ से हटाकर, ये पूरी एक स्टोरी जैसे हम बार बार रिकॉल्स के लिए करते हैं इन चीज़ों को, तो ये आपके पास क्लोरीन गैस वाकई में एनोड पे आएगी। तो इस लिहाज से तो ये सेकंड वाली बात भी दुरुस्त है। लेकिन थर्ड में कहता है कि मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, अब अगर मोल्टन है तो इसका मतलब है कि कैथोड पे तो एल्यूमिनियम जाएगा, अब उसने इधर कैथोड पे ऑक्साइड दिखा दी, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम ब्रोमाइड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड ही सही। अब इसमें टाइप्स ऑफ आयंस देखिए क्या होंगी, एक तो सोडियम आयन होगी, ठीक है, एक इसमें ब्रोमाइड आयन होगी, कॉन्सेंट्रेटेड ही सही, बट इसमें H आयन होगा और OH आयन होगा। अब मसला यह है कि कॉन्सेंट्रेटेड हो या जैसे भी हो, कैथोड पे तो हमेशा लेस रिएक्टिव कैटाइन ही जाता है। अब देखो अट्रैक्ट दोनों होंगे ये कैथोड की तरफ, बट डिपॉजिट हाइड्रोजन आयन होगा, इसने सोडियम करवाया हुआ, तो ये इस वजह से गलत ऑप्शन। तो क्वेश्चन में 1 और 2 जो है इसका अब तक दुरुस्त ऑप्शंस हैं, तो इट मींस कि ये करेक्ट रोज थी, यानी ये पहली वाली पूरी रो एंड टू एंड और सेकंड वाली पूरी रो एंड टू एंड करेक्ट है, बाकी गलत है। तो 1 और 2 इसका आंसर होगा, तो 10th का ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपके पास 10th का ए ऑप्शन आ गया, ठीक है जी। कहता है द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स इज शोन। वो कहता है which statement about a reaction at an electrode is correct। कहता है which statement about a reaction at the electrode is correct। आप ये देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट कहता है about a reaction at an electrode is correct। ठीक हो गया, हम कॉपर टू सल्फेट, एक्वस कॉपर टू सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, आपको पता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हमेशा वो जब कहे तो ये या तो ग्रेफाइट के होते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट या कार्बन एक ही बात, और या फिर ये प्लैटिनम के होते हैं, रिमेंबर ये प्लैटिनम के होते हैं। अच्छा, जब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होता है तो फिर तो कैथोड पे लेस रिएक्टिव कैटाइन जाता है, एनोड पे लेस रिएक्टिव एनाइन जाता है डिपॉजिट होने। तो वो कह रहे हैं कि which statement about the reaction at the cathode is correct, reaction at an electrode is correct। अच्छा, वैसे आप गौर कीजिए कि अब अगर ये कॉपर टू सल्फेट है तो इसमें टाइप्स ऑफ आयंस क्या होंगी, एक इसमें कॉपर की एक्वस आयंस होंगी, एक इसमें सल्फेट की एक्वस आयंस होंगी, ठीक है। तो ये वही सीधा सीधा टॉपिक था जो हमने पढ़ा हुआ था, ये हाइड्रोजन की एक्वस आयंस हैं और ये OH की एक्वस आयंस। तो अगर इनके केस आपको ना एक टॉपिक लग रहा है कि यार बिल्कुल ही जहन से निकला हुआ है, तो आपको ये जब लिख रहा है कि द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो मैंने आपको देखिए ये हर हेडिंग के साथ हर चीज नोट्स में करवाई हुई है। बंदा जरा उसको रिवाइज करके फिर आता है तो फिर हमेशा उससे रिलेटेड आगे सवाल जो भी आएंगे, बिकॉज क्वेश्चंस विल बी न्यू एवरी टाइम, सो यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट्स टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब वो कहता है कि द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स इज शोन। तो कहता है कौन सी स्टेटमेंट, अब मुझे बताइए, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं तो कैथोड पे अट्रैक्ट तो ये दोनों होंगे, लेकिन लेस रिएक्टिव इनमें कॉपर है, तो फिर कैथोड पे इस केस में जाएगा सी कैथोड, यानी द इलेक्ट्रोड व्हिच अट्रैक्ट्स कैटाइंस इट इज इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज्ड।
तो उस पर डिपॉजिट जाके ये कॉपर आयंस होंगे। तो आपको पता है, ये वैसे मैं रिकॉल्स के लिए कर रहा हूँ कि कॉपर आयंस 2+ हैं, ये दो जो लूज किए हुए हैं वही इसको गेन कराने हैं, तो ये सॉलिड कॉपर बन जाएगा। और एनोड पे क्या होगा, ठीक है, एनोड इज द इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट्स एनाइंस, तो इटसेल्फ इज पॉजिटिव। तो अब एनोड पे भी लेस रिएक्टिव OH जो है वो लेस रिएक्टिव है, वो जाएगा। तो OH की तो इक्वेशन डायरेक्टली अब याद ही हो चुकी होगी कि ये एरो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 गैस प्लस 2H2O। तो याद है इसमें ये आपके पास, और ये लिक्विड था। तो बेसिकली कैथोड पे तो रेडिश पिंक सॉलिड कॉपर डिपॉजिट होता है, और एनोड पे कलरलेस गैस बबल्स ऑफ ऑक्सीजन आर सीन। और फिर चूंकि कॉपर, अब इसमें तो ये वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वाला केस तो नहीं है ना कि एनोड डिसॉल्व हो, तो इसमें तो कैथोड पे कॉपर जमा होता जा रहा है, और एनोड पे ये भी जरा चेक कर लीजिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो इसका मतलब है कि ये आपका ये एनोड होगा, और जो ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये आपका ये कैथोड। ठीक है। तो अब इस केस में तो दोनों पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो रहा है, और सोल्यूशन में से चूंकि कॉपर आयंस जा जाके वो इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो इस केस में आपको याद है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के केस में ये ब्लू कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन स्टार्ट्स फेडिंग। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन स्टार्ट्स फेडिंग, ये वैसे मैं रिकॉल दे रहा हूँ आपको जरा, और फाइनली बिकम्स कलरलेस। जब सारा कॉपर आयंस निकल जाएंगे तो दे विल बिकम कलरलेस। दूसरी बात यह है कि जब कॉपर आयंस देखिए कैथोड पे चले गए, OH आयंस एनोड पे चले गए, तो पीछे नेचर ऑफ द रिमेनिंग सोल्यूशन आपके पास H2SO4 टाइप यानी सल्फ्यूरिक एसिड बच गया। तो अब वो हमें कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट अ रिएक्शन एट एन इलेक्ट्रोड इज करेक्ट। ऑप्शन ए, copper ions gain electrons at the negative electrode, copper ions gain electrons at the negative electrode। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे ही कॉपर आयंस क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कॉपर आयंस आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो दे आर अंडरगोइंग रिडक्शन। तो बात तो ए वाली दुरुस्त लग रही है। ठीक है, अब तक ये बिल्कुल सही बात लग रही है, लेकिन चलो हम देखते हैं कोई उससे बेहतर बात भी है। बी में कहता है कॉपर आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नहीं, पॉजिटिव पे नहीं गेन कर रहे। सी, कॉपर आयंस हैं, कॉपर की 2+ आयंस हैं, दे आर गेनिंग these electrons at the negative electrode यानी कैथोड। तो कॉपर आयंस आर नॉट गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे तो OH आयंस जा रहे हैं, तो ये बी वाली बात इसलिए बिल्कुल आउटराइटली गलत है। सी में कहता है हाइड्रोजन आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन आयंस तो इसमें डिपॉजिट ही नहीं हो रही, क्योंकि दे आर मोर रिएक्टिव, सी मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए वो डिपॉजिट ही नहीं हो रहा, तो सी गलत है। डी में कहता है हाइड्रोजन आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे अगेन हाइड्रोजन आयंस तो जा ही नहीं रहे इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में, तो ए ऑप्शन 11th का ए कंफर्म आंसर होना चाहिए। जरा ये देखिए, जी 11th का ए। 27th में कहता है कि मोल्टन आयरन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स इम्प्योरिटीज। अब ये मैं देखिए आपको ब्लास्ट फर्नेस का आयरन की एक्सट्रैक्शन काफी दफा रिकॉल दे चुका हूँ, तो इसको जरा आप खुद भी देखते रहिएगा कि मोल्टन आयरन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस कहता है कंटेन्स इम्प्योरिटीज। आपको पता है ना कि इम्प्योरिटीज क्या क्या होंगी इसमें, तो अब जरा देखिएगा क्या कहता है the process of turning the impure iron into steel involves blowing oxygen into the molten iron and adding calcium oxide. What are the reasons for blowing in oxygen and adding calcium oxide? तो ऑक्सीजन ब्लो इन करने का कहता है क्या क्या मकसद है, तो कहता है कार्बन इज रिमूव्ड बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, और दूसरा एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड इज टू रिएक्ट विद द एसिडिक इंप्योरिटीज मेकिंग स्लैग। बिल्कुल सही है। देखो जवाब तो मुझे ए में ही मिल गया है, लेकिन मैं वैसे आपको जरा रिकॉल दे दूं कि आपको पता ना कि ये जो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन की एक्सट्रैक्शन में इम्प्योरिटीज होती थी, ये इम्प्योरिटीज आपको याद है, दीज वर दो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटीज विद, जो हम हीमाटाइट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटीज हैं वो ये होती हैं। अब चूंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, देखिए सिलिकॉन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स इसका मतलब है कि ये कौन होंगी, दीज आर गोइंग टू बी
दिस इज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो आपने इस एसिडिक ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, इस एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, याद है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, एक्चुअली तो कैल्शियम कार्बोनेट डालते थे जो डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड बनता था, और फिर वो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, याद है, वो कैल्शियम ऑक्साइड इस आयरन में मौजूद सिलिकॉन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटीज से रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट, स्लैग जिसको कहते थे, दिस वाज स्लैग, ये बनाता था। याद है, कैल्शियम सिलिकेट या स्लैग। तो एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड का मकसद तो क्या है कि वो एसिडिक इम्प्योरिटीज टू रिएक्ट विद द एसिडिक इम्प्योरिटीज मेकिंग स्लैग। ठीक है, तो ये तो बात इसमें ऑप्शन में दिख रही है और ये इधर दिख रही है। लेकिन हम जरा इसमें देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन ब्लो इन करने का मकसद है ये क्या था। तो ये पहले केस में ही जो कोक होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बनाती, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो डायरेक्ट दिख रहा है कि कार्बन इज रिमूव्ड बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। देखिए, कार्बन जो है वो रिमूव होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज रिमूव्ड बाय, ये भी ठीक बात है। लेकिन आगे उसने कहा है कि आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, आयरन रिएक्ट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए तो नहीं होता। तो ये तो स्ट्रेट अवे वैसे आपको अगर पता था तो ये इसमें आप कह सकते थे कि कार्बन इज रिमूव्ड बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। वो ये रिएक्शन नंबर 1 जो पढ़ा था, और दूसरा स्लैग बनाने के लिए हम इसमें वो करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन 27 का इसका करेक्ट आंसर। तो फैक्ट्स अगर याद हो, देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट देख के याद आता है बंदे को कि 27 का ए ऑप्शन। ठीक है, a student suggests 3 uses of calcium carbonate. Number 1, manufacture of cement. Number 2, manufacture of iron. Number 3, treating alkaline soils. तो अब इसमें कौन सी सजेशन कहता है करेक्ट है। अब देखो, ये तो डायरेक्ट यूजेस वाली बात है। तो यूजेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में बच्चों आप लोग याद रख लो कि यूजेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में इसका ये नंबर 1 यूज है कि ये सीमेंट में भी यूज होता है, और नंबर 2 आयरन की, आपको याद है ब्लास्ट फर्नेस में भी हम लाइमस्टोन डालते थे ना, ताकि वो लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो हीट से, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो डिकम्पोज होके, और ये कैल्शियम ऑक्साइड फिर वो हीमेटाइट में से सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज रिमूव करता था जो कैल्शियम सिलिकेट बनाते थे। तो ये आपकी 2 यूजेस हैं। अलबत्ता ये जो ट्रीटिंग एल्कलाइन सॉइल्स हैं, एल्कलाइन सॉइल्स में तो कैल्शियम कार्बोनेट, मुझे ये बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट खुद ही एक बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो एल्कलाइन सॉइल्स में तो फिर कुछ एसिडिक चीज डालनी पड़ेगी ना, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ये तो बेसिक चीज है, तो ये इसका यूज नहीं है। तो 1 एंड 2 ओनली इसका करेक्ट आंसर। तो ये याद रखिएगा कि ये तो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट मेकिंग में और मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन में उसका ये यूज था। ठीक है, डायरेक्ट यूज एज सच नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट यूज इस तरह कि वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। 1 एंड 2 ओनली करेक्ट है। 33 का चेक कीजिए, ए ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। तो ये आपके पास 33 का ए है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, देखिए कहता है कि the diagram shows the electrolysis of an aqueous solution of X using inert electrodes. अब देखिए कहता है कि डायग्राम जो है वो shows the electrolysis of an aqueous solution of X. आपके पास एक aqueous solution है, हाइड्रोजन is produced at the cathode and chlorine is produced at the anode. जब मुझे बताइए कि अगर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड हो, ठीक है, और एनोड पे क्लोरीन प्रोड्यूस हो, तो ये क्या चीज हो सकती है फिर? व्हाट डू यू थिंक, किस इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा होता था? जरा देखिएगा उसने क्या कहा है। कहता है व्हाट इज एक्स, यानी ये एक्वस सोल्यूशन एक्स कौन, क्या ये कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर 2 क्लोराइड है? अच्छा चलिए मैं एक मिनट क्विकली जरा आपको बताता हूँ। अगर ये कॉपर 2 क्लोराइड होता तो इसमें CuCl Cu2 प्लस आयंस होती, Cl1 नेगेटिव होती, H1 पॉजिटिव होती। चलो मैं एक मिनट इसको इधर बनाता हूँ, H1 पॉजिटिव होती और OH1 नेगेटिव होती, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड ही सही उसमें सोल्यूशन है तो पानी तो थोड़ा बहुत तो होगा। अच्छा, अब इसमें तो कैथोड पे कौन जाएगा? देखिए अट्रैक्ट तो ये दोनों होंगे, बट चाहे कॉन्सेंट्रेटेड ही सही
कैथोड पे लेस रिएक्टिव कैटाइन जाता है और लेस रिएक्टिव कैटाइन कॉपर है, तो फिर इस केस में तो कैथोड पे कॉपर जाना चाहिए था, वो तो कह रहे हैं कैथोड पे हाइड्रोजन जा रहा है। इसका मतलब है एक्स ये नहीं हो सकता, एक से ही पहचान लिया। फिर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर होता, तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एच आयंस, सीएल आयंस, एच आयंस और ओ एच आयंस होते हैं ना, तो अब उसमें तो देखिए कैथोड पे हाइड्रोजन ही जाता, अब तक तो ठीक बात है। और एनोड पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो फिर लेस रिएक्टिव एनाइन नहीं जाएगा बल्कि मोर रिएक्टिव एनाइन जाएगा, तो फिर तो वाकई क्लोराइड आयंस जाकर क्लोरीन गैस ही बनाएंगे। तो ये तो हमें जवाब मिल गया कि ये यकीनन बी ऑप्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl था। ये एक्वस सोल्यूशन जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl था, तभी देखो ये कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे क्लोरीन प्रोड्यूस कर सकेगा। ठीक है, और अब सी ऑप्शन में कहता है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी में कहता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब मुझे बताइए कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये क्या बना रहा है। तो जरा गौर करेंगे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि डाइल्यूट होगा तो हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगी बट एनोड पे OH जाएगा, तो फिर OH से तो ऑक्सीजन बनना चाहिए, क्लोरीन तो नहीं बनेगा, ये इस तरह गलत है। फिर कहता है डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब डाइल्यूट है तो इसका मतलब है कि फिर कैथोड पे हाइड्रोजन, ये तो ठीक है, और एनोड पे OH आयंस की जाने की वजह से ऑक्सीजन बनता है, वो तो कह रहा है क्लोरीन बनना चाहिए, तो इसलिए डी भी गलत है। तो इस सिचुएशन में जब उसने कहा है कि दी हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड एंड क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, तो फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही था। ये बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि नाइन्थ का बी ऑप्शन, इफ वी लुक बैक तो ये देखिए नाइन्थ का बी ही बन गया। ठीक है कि एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस एज शोन। ठीक है जी, एल्यूमिनियम आपको पता है वो स्टील टैंक में इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए आता है, तो ये वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन मोल्टन क्रायोलाइट है। फिर इधर कैथोड पे मोल्टन एल्यूमिनियम जमा होता है, ठीक है, और एनोड पे जो है आपको पता है ऑक्सीजन जाएगा। फिर कहता है व्हिच रो शोज द आयनिक हाफ इक्वेशंस ऑफ द कैथोड एंड एनोड। देखिए अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ये यूज होता है इसमें कंप्लीटली एज द इलेक्ट्रोलाइट। सी दिस मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसमें टाइप्स ऑफ आयंस, एल्यूमिनियम चूंकि मोल्टन है तो फिर इसलिए ये लिक्विड होगा, ये लिक्विड होगा। डिसॉल्व्ड इन मोल्टन क्रायोलाइट, क्रायोलाइट में आपको याद है एक सोडियम आयन होती है और एक फ्लोराइड आयन होती है, ये था ना Na3Al F6। सी क्रायोलाइट का फॉर्मूला था Na3Al F6, मैं इधर लिख देता हूँ, सोडियम क्रायोलाइट वाज Na3Al F6। ये क्रायोलाइट, क्रायोलाइट इसको कहते हैं। तो जब ये भी मोल्टन होगा तो जाहिर है इसमें सोडियम आयंस आएंगी, ये जो मैंने लिखी हैं, और एल्यूमिनियम आयंस तो ये आई हुई हैं पहले से, फ्लोराइड आयंस होंगी ऐसे करके। तो अब आपको पता है कि कैथोड पे अट्रैक्ट तो ये दोनों होंगी, बट जो लेस रिएक्टिव है मोल्टन की इलेक्ट्रोलिसिस में, कैथोड पे लेस रिएक्टिव कैटाइन जाता है, एनोड पे लेस रिएक्टिव एनाइन जाता है। तो इसका मतलब है कि कैथोड पे तो हमें पता है कि इनमें से कौन डिपॉजिट होगा किसी। नाउ वी नो दैट एल्यूमिनियम और सोडियम में से सीरीज कहता है एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव, तो कैथोड पे अल्टीमेटली डिपॉजिट ये होगा जाके, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा Al3+, ये लिक्विड है, 3 लूज किए तो वही गेन कर लेंगे, तो एज अ रिजल्ट Al बन जाएगा, तो ये बनता लिक्विड फॉर्म में ये कैथोड, याद है। और एनोड पे क्या होगा कि एनोड पे व्हाट विल हैपन इज कि अब आपके पास ये दोनों ऑक्साइड और फ्लोराइड में से, देखिए फ्लोराइड जो है ये ग्रुप 7 का मेंबर है, ऑक्साइड जो है ये ग्रुप 6 का मेंबर है। तो ग्रुप 6 लेस रिएक्टिव है, ग्रुप 7 आपको याद है सबसे रिएक्टिव मोस्ट होता है, ग्रुप 6 उससे लेस रिएक्टिव है, तो ऑक्साइड जो है वो जाएगा एनोड की तरफ। तो ये देखिए ऑक्साइड ने क्या किया कि 2 गेन किए थे वही लूज कर दिए, तो एज अ रिजल्ट O बन गया। ये 2 लगाएंगे तो यहाँ से ये भी ट्वाइस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये O2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -4 को उस तरफ ले जाएं, सी -4 को अब हम उस तरफ एरो के ले जाते होते हैं। अच्छा वैसे अब अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस की इतनी दफा आप रेपिटेशन देखिए चैप्टरों की हो गई है,
कि आप इसमें डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो कैथोड पे तो क्या होगा, Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात हो सकती है या ये बात हो सकती है कि एल्यूमिनियम आयंस गेन करेंगे, तो ए और बी तो गलत है। बट अगली चेक करो कि ऑक्साइड आयंस जाएगा तो 2O2 नेगेटिव, एरो O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2, इधर तो इधर ही प्लस 4 करवाया हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। तो सी इसका हमारा करेक्ट आंसर है। तो 10th का सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 11th में कहता है कि फ्यूल सेल्स आर यूज्ड एज एनर्जी सोर्सेज इन कार्स। कहता है फ्यूल सेल्स आर यूज्ड एज एनर्जी सोर्सेज इन कार्स। अब आपको पता है फ्यूल सेल क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन जो है, अब देखो बार बार ये रिपीट होती जा रही है बात, हाइड्रोजन बर्न करता है तो प्रोड्यूस करता है ये वाटर। ठीक है, ये फ्यूल सेल की इक्वेशन है। कहता है विच रो गिव्स फ्यूल यूज्ड इन फ्यूल सेल एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। फ्यूल सेल में याद रखिए हाइड्रोजन एक्ट्स एज द फ्यूल। हाइड्रोजन गैस क्योंकि बर्न वो कर रहा है ना, एक्ट्स एज द फ्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो बर्न करेगा एज अ फ्यूल, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ फ्यूल। और देखिए दोबारा कि प्रोडक्ट इसमें कौन है, प्रोडक्ट इसमें H2O बनेगा। तो हाइड्रोजन एंड वाटर ओनली। तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन 11th का ये आंसर ये आ जाएगा। तो जरा चेक करते हैं 11th का, बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, फ्यूल सेल की ये इक्वेशन याद रखिए कि इसमें हाइड्रोजन हम बर्न कराते हैं, बर्न चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करती है और H2O बनाती है। ठीक है, तो ये फ्यूल सेल की बात की है, इसलिए ऐसा किया हमने। तो 11th का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। देखिए 34th में कहता है द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ लाइम किल्न यूज्ड टू हीट लाइमस्टोन टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। देखिए कहता है द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ लाइम किल्न यूज्ड टू हीट लाइमस्टोन टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है जी, अब उसने सवाल ये दिया हुआ है, तो अब वो कहता है कि वो what leaves the kiln at X, what leaves the kiln at X। अब इसमें सीधी सी बात है, कहता है द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ लाइम किल्न यूज्ड टू हीट लाइमस्टोन टू अ वेरी हाई, देते थे कैल्शियम कार्बोनेट को। जब इसको आप एट अ वेरी हाई टेम्परेचर हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो सीधी सी बात आपने ये देखनी थी कि देखिए इधर से लाइमस्टोन को जब आपने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है जी, और यहां से तो अब देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो गैसेस तो हमेशा हॉट गैसेस तो राइज करके बाहर चली जाती हैं, पीछे कैल्शियम ऑक्साइड जो बचेगा सॉलिड पाउडर वो सारा इधर से गिर के बाहर आएगा। तो दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। यानी सीधी सी बात देखें, इसमें इसने कोई नया प्रोसेस ऐसा नहीं बताया जो हमने ना पढ़ा हो। वो सिंपली कह रहे हैं कि लाइमस्टोन को आप क्या कर रहे हो, आप लाइमस्टोन को हीट कर रहे हो। अब ये लाइमस्टोन बीच में ये जगह पर पड़ा हुआ है, तो जब लाइमस्टोन हीट होगा तो आपको पता है कि ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होकर ऊपर एग्जिट करती है, और कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड ऑक्साइड है, तो वो इधर से नीचे जो है वो एक्स से फॉल करके बाहर निकलेगा। तो कैल्शियम का सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10th पे कहता है aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrodes। अब ये वो केस है, याद है अभी कल हमने याद है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वाला केस डिस्कस किया था। तो aqueous copper 2 sulfate है, तो इसमें आयंस तो कॉपर के आयंस होंगे, इसमें सल्फेट की आयंस होंगी, इसमें H पॉजिटिव आयंस होंगी और OH नेगेटिव आयंस होंगी। तो आपको इसमें aqueous copper 2 सल्फेट में एक तो कॉपर आयंस दिखेंगी, सल्फेट आयंस दिखेंगी, H आयंस दिखेंगी, OH आयंस दिखेंगी।
ठीक है। तो कॉपर आयंस हैं, सल्फेट आयंस हैं, एच आयंस हैं और ओ एच आयंस। अब वो कहता है कि which statement about the electrolysis is not correct। कहता है कौन सी स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस करेक्ट नहीं है। अच्छा, ये जहन में रखें कि ये अब कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज होके कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं तो इसका मतलब है कि कैथोड पे तो कौन जाएगा, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है कैथोड, इस पे कौन जाएगा, लेस रिएक्टिव यानी कॉपर जाके डिपॉजिट होता है। तो ये वैसे रिकॉल दे रहा हूँ जरा आपको याद आ जाता है। तो आपको याद है कि कॉपर आयंस जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके वही इनको गेन करवाएंगे, तो दे विल बिकम कॉपर के सॉलिड एटम्स। और एनोड पे क्या होगा कि एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब उसमें क्या हो रहा है कि देखिए आपके पास ये सल्फेट है और ये हाइड्रोक्साइड है। अब याद है कि जब आपका इलेक्ट्रोड भी, जब कैटाइन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, देखिए कैटाइन आपका कॉपर 2 आयन है और इलेक्ट्रोड भी, ये हमने क्या बात पढ़ी थी कि याद है कि द इलेक्ट्रोड कॉपर 2 आयंस उसने बात की हुई है। ठीक है, अब देखें तो कॉपर 2 आयंस और कॉपर ही के इलेक्ट्रोड्स, याद है ना कि अगर इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटाइन पड़ा हुआ है और एनोड, अब एनोड भी, कैथोड तो खैर कॉपर ही का था, कैथोड पे तो कोई इशू नहीं होता, याद है, चाहे कॉपर ही के इलेक्ट्रोड्स क्यों ना, उस पे तो सिंपली जाके कॉपर ने सॉलिड लेयर बनाते जाना। लेकिन ये जो एनोड है जिसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, अगर एनोड भी कॉपर का ही बना हुआ है, तो डू यू रिमेंबर दैट एक्सेप्शनल थिंग दैट हैपेंस के if the cation present in the electrolyte and the anode are made up of the same material, तो फिर what will happen, जरा ये देखिएगा कि फिर ना तो कैथोड एनोड पे सॉरी सल्फेट डिपॉजिट होगा ना हाइड्रो ऑक्साइड। क्या डिपॉजिट होगा कि एनोड इटसेल्फ ही क्या होगा कि एनोड विल डिसॉल्व और नीचे वो इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। तो सॉलिड कॉपर विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम कॉपर के आयंस। ठीक है, तो कॉपर के जो सॉलिड एटम्स हैं दे विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम कॉपर के आयंस, और वो एनोड डिसॉल्व होता जाएगा। अब इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशंस आपको याद होंगी, हमने पढ़ा था, याद है कि अगर ये भूल रहे तो जरा नोट्स निकाल के देखिएगा, उसमें फुल डिटेल्स बताई हुई भी है मैंने, मैं रिकॉल भी दे देता हूँ कि एनोड जब डिसॉल्व होता है तो याद है उस एनोड का सॉलिड रॉड इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कॉपर की आयंस बन बन के सोल्यूशन में आने लगते। तो जब इलेक्ट्रोलाइट वाला कॉपर का एक आयन कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है ना, तो उसी वक्त एनोड से एक एटम डिसॉल्व होके कॉपर का आयन बन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है। तो इससे हमने क्या पढ़ा था, याद है कि जो सोल्यूशन में कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत देर तक मेंटेन रहती है और आपका सोल्यूशन का ब्लू रंग रिमेन्स ब्लू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है जी। और कैथोड का जो है आपको मास बढ़ता हुआ दिखता है, उस पर रेडिश पिंक सॉलिड, और एनोड का ऑब्जर्वेशन ये होती है कि एनोड डिसॉल्व होने लग जाता है और सोल्यूशन का नीला रंग मेंटेन रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, अब ये बातें सारी हमें पता है, चलो अब ये क्या कहता है, ये पढ़ते हैं। कहता है aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrodes। कहता है which statement about the electrolysis is not correct। अगेन आई टोल्ड यू, ये नॉट करेक्ट वाली बात में बार बार ये खुद को याद कराया करो कि नॉट करेक्ट का मतलब है कि इसमें 3 बातें करेक्ट हैं, एक बात रॉन्ग है। तो आपने रॉन्ग वाली बात ढूंढनी है, वो ऑप्शन टिक करना है रॉन्ग वाली बात में, क्योंकि which statement is not correct कह रहे हैं। तो ऑप्शन ए, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन occurs at the positive electrode। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है ये कौन सा होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हम कहते हैं एनोड को। देखिए ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हम एनोड को कहते हैं, ये वो इलेक्ट्रोड है व्हिच अट्रैक्ट्स द एनाइंस। अच्छा, अब वो कहते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है।
चलो मैं आपको बताता हूँ। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन्स का गेन? ठीक है, याद रखिए कि देखें यहाँ पे कॉपर आयंस ने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑयल रिग से याद रखा हुआ है ना कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव, देखिए इसमें आपने ये देखना है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स देखिए ना माइनस हो रहे हैं यानी लूज हो रहे हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होती है। तो ये तो करेक्ट बात है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड के ऊपर कॉपर देखिए क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज ही तो कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑयल से याद रखिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है कि ये सही बात कर रहा है ना, वो कह रहा है कि कौन सी बात करेक्ट नहीं है, तो ये ए तो करेक्ट बात है। अब बी में कहता है कि द करंट इज कैरीड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट बाय आयंस, द करंट इज कैरीड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट बाय आयंस। तो अब मुझे बताइए कि जो करंट है वो कैरीड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट बाय आयंस है। ये भी बात वैसे दुरुस्त नहीं है कि करंट जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो आयंस ही, देखिए वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स करंट को कैरी करते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें इलेक्ट्रोलाइट में आयंस करंट कैरी करते हैं, वो जो फ्रीली मूविंग आयंस है। तो ये बात भी बिल्कुल सही कर रहा है। सी में कहता है द नेगेटिव इलेक्ट्रोड गेन्स मास। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसको कह रहे हैं हम? कैथोड को कह रहे हैं। तो क्या वाकई में देखिए सोल्यूशन से कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके उस कैथोड पे डिपॉजिट होते जाएंगे, तो डिपॉजिट होने का यही मतलब नहीं है कि उसका मास गेन होता जाएगा। तो ये तो सी वाली बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि द नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो एक्चुअली इधर कैथोड को कह रहा है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड गेन्स मास, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बात है। बट ये जो डी ऑप्शन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉपर टू आयंस in the electrolyte decreases, the number of copper to ions in the electrolyte decreases, ये बात गलत नहीं है बच्चों। इस इलेक्ट्रोलिसिस में स्पेशली जब कॉपर टू सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज किया जाए कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ, तो हमने क्या कहा था कि देखिए जब इलेक्ट्रोलाइट का एक कॉपर आयन कैथोड पे डिपॉजिट होता है एज अ कॉपर एटम, तो उसी लम्हे पे एनोड से एक कॉपर का एटम डिसॉल्व होके कॉपर आयन बन के अंदर आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। तो यूं समझो कि वो आयंस एक्चुअली एक दूसरे को रिप्लेस कर रही होती हैं। तो द नंबर ऑफ कॉपर टू आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। तो इट डजंट हैपन बिकॉज वो जो कैटाइन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट जब कैथोड पे डिपॉजिट होता है तो एक एटम एनोड का कॉपर का डिसॉल्व होके इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज नॉट करेक्ट। देखिए ये वाली बात, बाकी ऊपर की तीन तो करेक्ट थी, डी वाला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो उसने यही तो कहा था कि कौन सी बात जो है इज नॉट करेक्ट, ये बात इज नॉट करेक्ट। देखो ये वाला नॉट करेक्ट वाली बात को जरा गौर से समझा करो। तो 10th का डी ऑप्शन इज द आंसर। तो लेट्स सपोज कि ये इधर क्या कहता है, तो 10th का डी ऑप्शन, सॉरी ये क्या, ठीक है। तो 10th का डी इज सपोज टू बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक। 11th में इट सेज कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका मतलब है कि टाइप्स ऑफ आयंस तो इसमें H पॉजिटिव आयंस होंगी, डाइल्यूट है तो सल्फ्यूरिक एसिड की तो ये आयंस होंगी। अब डाइल्यूट का मतलब है इसमें वाटर कंटेंट अवेलेबल है, तो इसमें H आयंस और OH आयंस होंगी। तो बेसिकली H आयंस तो दोनों तरफ से, इससे आए या इससे आए, बात तो ये एक ही है, ठीक है। अच्छा, और बात ये हो रही है, कहता है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करने। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स याद है हमने पढ़ा था, या तो कार्बन के होते हैं या ग्रेफाइट, एक ही बात है, और प्लैटिनम। तो कार्बन स्लैश ग्रेफाइट इज वन टाइप एंड प्लैटिनम इज द अदर टाइप। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोड्स इनर्ट हों तो इसका मतलब है कि फिर आप सिंपली लेस रिएक्टिव कैटाइन डिपॉजिट होगा ऑन द कैथोड और लेस रिएक्टिव एनाइन
डिपॉजिट होगा ऑन द एनोड, नॉर्मल बिहेवियर होगा। तो वो कहता है व्हाट आर द आयनिक हाफ इक्वेशंस। याद है ये जो कैथोड एनोड की इक्वेशनें होती हैं इनको आयनिक हाफ इक्वेशंस कहते हैं, और हमने ओवरऑल इक्वेशन भी बनाना सीखी भी है। तो वो कहता है व्हाट आर द आयनिक हाफ इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस एट ईच इलेक्ट्रोड। What are the ionic half equations for the reactions that take place at each electrode? तो कैथोड पे क्या हो रहा है जरा ये देखिएगा, कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब देखिए ये आपके पास इधर आ रहा है मिसाल हाइड्रोजन आयंस, तो H1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाइड्रोजन, तो ये 2 है, ये 2 है और ये 2, ठीक है। तो कैथोड पे तो ये आयनिक हाफ इक्वेशन कि हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगी, ये जो एक इलेक्ट्रॉन ने लूज किया हुआ था यही वापस उन्हें गेन कराएंगे, तो ये H बनेगा। चूंकि ये डायटोमिक है तो याद है वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2 थ्रू आउट। तो ये कैथोड की इक्वेशन बन जाएगी। और एनोड की तो चले हम पहले अपनी नॉलेज जरा इधर देखते हैं कि क्या हमें पता है इसके बारे में। तो एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिकॉज़ इट अट्रैक्ट्स एनाइंस। अब देखिए एनोड पे भी सल्फेट और OH में से डिपॉजिट अल्टीमेटली लेस रिएक्टिव वाला होगा, तो हम इसमें OH का लिख लेंगे ऐसे करके कि ये OH आयन है। सी 1 माइनस मीन्स इसने गेन किया हुआ है, अगर यही इससे लूज करवा दें तो ये एज अ रिजल्ट क्या बनाएगा, ऑक्सीजन प्लस H2O। फिर याद है आपको कि इस एक इवन ऑड ऑक्सीजन को हमने इवन करना है, 2 हो गया तो 2 + 2 4, इसको 4 लगा लेते हैं। एक OH था तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, अब 4 OH है तो 4 होगा, तो फाइनली ये शक्ल बनेगी माइनस उधर जाके, चले मैं इसी में चेंजिंग ले आता हूं, तो माइनस उधर जा करके इट विल बिकम 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 + 2 H2O। तो ये O2 तो गैस है, ये H2O लिक्विड है। तो इसका मतलब है कि एनोड आपके पास फिर ये इस तरह से यूं बनता है, ठीक है जी। तो अब यहां तक आपने 4OH जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बनाई। तो अब कैथोड एनोड पे कौन सी इक्वेशन हो रही है ऐसी, कैथोड पे अच्छा आप देखो यहां जरा गड़बड़ वो करवाएगा आपसे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी किसको कह रहा है वो, देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमेशा एनोड को कहा जाता है, ये लेबल किया करो यार। मैंने आपको याद है क्लास में भी पढ़ाते हुए बताया था कि वो MCQs में थ्योरी में अक्सर यूं करता है वो। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड है। अब हमारी नॉलेज के मुताबिक कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हाइड्रोजन वाला, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स H2, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये। तो इट इज ईदर फिलहाल ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ये ऑप्शन सी डी आपका हो सकता है। तो ये वाला और ये वाला तो नहीं हो सकता, तो ए तो रिजेक्ट कर दिया, बी आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब जरा एनोड पे देखो कौन सी वाली है, 4OH नेगेटिव। सी 4OH नेगेटिव एरो 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यही मैच नहीं कर रही इससे। ये तो 4OH प्लस 4H पॉजिटिव, तो ये तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन की इक्वेशन मैचेस टू व्हाट वी स्टडीड इन दिस केस। तो डी ऑप्शन भी इसीलिए आपका अब रिजेक्ट हो गया। तो एग्जैक्टली ये सी ऑप्शन जो है हमारे उससे मैच करता है। तो इसका मतलब है कि 11th का सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब कहता है which statement about the industrial extraction of zinc is correct। इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के बारे में कहता है कि कौन सी बात दुरुस्त है। देखिए ये मैंने आपको वो एक ओर ऑफ जिंक के बारे में भी बताया था कि आपने इस केस में क्या करना होता कि देखिए कि जिंक ऑक्साइड को, अब which statement about the industrial extraction of zinc is correct। कहता है क्रायोलाइट इज एडेड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। यार ये तो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में ऐसा होता था, ठीक है। फिर कहता है कि मोल्टन जिंक ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अब देखिए ये इलेक्ट्रोलिसिस से जिंक को नहीं हासिल किया जाता। आपको मैंने एक फैक्ट बताया था ना कि एलिमेंट्स अप टिल एल्यूमिनियम इग्निशन लाइकली कैन मेक ऑल। याद है हमने बात पढ़ी थी कि एल्यूमिनियम तक जो मेटल्स होते हैं ये एक्सट्रैक्ट होते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन, इनके इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड्स, इनके मोल्टन कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए इन मेटल्स को निकाला जाता है। तो जिंक तो बहुत नीचे है।
सी ऑल केयरलेस जीलस। तो जिंक वगैरह जो है वो याद है, जिंक चूंकि वो लेस रिएक्टिव हैं देन कार्बन, तो जिंक से लेके तो टिल आप एंड तक चले जाओ तो उनको कार्बन से कोक के साथ हीट करके किया जा सकता है। तो ये बी वाला काम भी जिंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ए तो एल्यूमिनियम के लिए। सी में कहता है जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कोक। ये बात दुरुस्त है कि देखिए जिंक जो है वो कार्बन से नीचे है ना, तो इसको उसके कंपाउंड से अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो जिंक ऑक्साइड को आपने कोक से यानी कार्बन के साथ जो है वो रिएक्ट करवा लेना है। तो जिंक ऑक्साइड को अगर आप कार्बन या कोक से रिएक्ट करवा लें तो उससे ये अलग किया जा सकता है। कैसे? ये अब देखो पूरा प्रोसेस आपको पता है कि ये कार्बन जब आएगा, कोक कहते हैं ना उसको, रेड हॉट कार्बन को, तो जब कार्बन आएगा तो सी कार्बन इज मोर रिएक्टिव एंड जिंक इज लेस रिएक्टिव। तो ये मोर रिएक्टिव आके इसका ऑक्सीजन छीन के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और जिंक को अकेला कर देगा। तो देखिए जिंक एक्सट्रैक्ट हो गया। तो जो एलिमेंट्स कार्बन से नीचे हैं उन्हें फिर कार्बन यानी कोक से उनके ऑक्साइड्स को रिएक्ट करा के एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो 26 का आंसर तो वैसे कंफर्म सी है, लेकिन चलो देखते हैं आगे। कहता है जिंक सल्फाइड इज हीटेड विद कोक। तो देखिए वैसे ये तो आपको पता है कि उनके ऑक्साइड्स को हमेशा कोक से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि डी टाइप को कोई रिएक्शन सपोज हमने इसमें देखा ही नहीं। तो सी ऑप्शन इसका वैसे करेक्ट था कि ऑल द एलिमेंट्स बिलो कार्बन आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिएक्टिंग देम विद कोक। तो 26 का सी ऑप्शन बनना चाहिए। ठीक है।